हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डाउटनट। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट पर। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सभी? तो आशा करता हूँ एकदम तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। हैं नीट के एग्जाम को ध्वस्त करने वाले हैं 2024 के लिए, हैं? चलो जी, बहुत ही बढ़िया। आ गए हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चल सो बेटा, हाँ आ गए हैं। ओके मेरे भाई, तो बेटा हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारी बैकलॉग सीरीज का पार्ट 3 रह गया था, जिसमें हमारे जो कोशिका अंगक हैं, यूकैरियोटिक कोशिकांग जो हैं वो रह गए थे, उसे हमें कवर करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी आई एम नॉट कैरी मिनाटी, बिना किसी टाइम वेस्टेज के। ठीक है, सो हम यहां पर बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। यूकैरियोटिक कोशिका में बेटा हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, एक बार मैं आपको बता देता हूं। यूकैरियोटिक कोशिका में हम लोगों ने बात करी थी कि यूकैरियोटिक कोशिका में हमने कुछ संरचना देखी थी। सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। उसके बाद हम लोगों ने कोशिका भित्ति देख ली थी। पार्ट 2 जो हुआ था 3 जुलाई को हुआ था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद कोशिका द्रव्य में हमें देखने थे कोशिका अंगक, जिसमें से हमने कोशिकांग देखने से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, वो था अंतः झिल्ली का तंत्र। अंतः झिल्ली का तंत्र का मीनिंग क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था कि कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जो एक तंत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतः झिल्ली का तंत्र, जिसमें 4 कोशिकांग थे। कौन कौन से? अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, गोल्जिकाए, लयनकाय और रसधानी। जिसमें से सबसे पहले हमने अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका पढ़ लिया था। अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका एक बार रिपीट कर देता हूं। थॉमसन और पोर्टर ने इनकी खोज करी थी। पोर्टर ने नाम दिया था। अर्थ मीनिंग क्या था कि ये कुछ ऐसी जालिकावत संरचनाएं जाल के रूप में मिल रही हैं, किसके अंदर? कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि भैया ये जो अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका जो होती है, ये अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं जो जाल के रूप में मिल रहे हैं, जो कितने रूप से मिलते हैं? 3 रूप से मिलते हैं। सबसे ज्यादा इस रूप में मिलते हैं, कौन सा? सिस्टर्नी, जिसको हमने बोला था कोश, ये जाल के रूप में, या पुट्टिका के रूप में भी मिल सकते हैं, या नलिका के रूप में भी मिल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या 3 रूप में मिलते हैं? कौन? आपकी अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका। ये हम लोगों ने बात करी थी। फिर उसके बाद हमने सीधा 2 प्रकार पढ़े थे, एक खुरदरी और एक चिकनी। खुरदरी जिस पर राइबोसोम मिल रहे हैं, चिकनी जिस पर राइबोसोम नहीं मिल रहे। राइबोसोम को चिपकाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? राइबोफोरिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल था। खुरदरी का काम क्या था? प्रोटीन संश्लेषण। चिकनी का काम क्या था? लिपिड का संश्लेषण। यहां तक हम लोगों ने बात करी थी। डन। अब इसके बाद अगला जो कोशिकांग जो आता है वो आता है हमारा गोल्जिकाए। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज हमें क्या पढ़ना था? गोल्जिकाए पढ़ना था। ठीक है, हाँ जी, चलें आगे। सर लाइव क्लास है दोस्त, लाइव क्लास है। जब तुमको दिखाई दे रहा है वहां पर लाइव क्लास है तो लाइव क्लास है बेटा। जब लाइव क्लास है तो लाइव क्लास है। अब तुम्हारा नाम लेंगे तब तुमको विश्वास होएगा क्या है? चलो 1-2 का नाम ले लेते हैं। इधर देखो, ये देखो, प्रीतम गुप्ता, गुड आफ्टरनून। UP24, गुड आफ्टरनून। काजल साहू, गुड आफ्टरनून। शशांश वर्मा, गुड आफ्टरनून। क्यूट बॉय शुभम, गुड आफ्टरनून। खुशी त्रिपाठी, गुड आफ्टरनून। गुलफाम, अमन पांडे, आकांक्षा, चंचल, शबाना, जकिया, रिजवान, सोनम, मोहिनी, शबाना, एम्स दिल्ली, सबको गुड आफ्टरनून। अब विश्वास हो गया कि ये लाइव क्लास है? हो गया विश्वास? ठीक है जी, चलें आगे। फाइनली अब क्लियर हो गया कि ये लाइव क्लास है। हाँ लाइव क्लास है, ठीक है। अब पूरा फोकस जो है, हाँ अरे वाह, हृदय आनंद गुप्ता, इसका नाम नहीं लिया तो क्लास कैसे पूरी होएगी? हृदय आनंद गुप्ता, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो जी, ओके डन। तो भैया ये है लाइव क्लास, और अब आगे पढ़ाई करते हैं। इस चैप्टर में जो जो मेन चीजें उनको पढ़ते हैं। ठीक है, आइए बेटा, अगला जो कोशिकांग हम पढ़ रहे हैं, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगला जो कोशिकांग है ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास का मतलब हमें सारी चीज रिवाइज करनी है फास्ट 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 फास्ट। तो ठीक है, तो थोड़ा सा अपने कमेंट्स को थोड़ा सा जेब में डालिएगा, या अपने डाउट्स को थोड़ा सा जेब में डालिएगा, और पहले फोकस करिएगा जो मैं चीजें समझा रहा हूं। क्या पता आपका डाउट आगे आने वाले समय में 5 मिनट में क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए हम लोगों ने कोशिकांग पढ़ रहे थे, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है क्या? गोल्जिकाए। तो एक एक बिंदु, बिंदु दर बिंदु मैंने यहां पर पढ़ा है, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें याद रखनी है। सर गोल्जिकाए 1898 में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जिकाए की खोज करी थी। ठीक है, कहां पर करी थी? उल्लू की आंख की तंत्रिका कोशिका के अंदर। किसके अंदर? उल्लू की आंख की तंत्रिका कोशिका जो थी, उस तंत्रिका कोशिका के अंदर केंद्रक के पास में, किसके पास में? केंद्रक के पास में एक बहुत ही गाढ़ी, घनी, डेंस
अभिरंजित संरचना देखी, अभिरंजित मतलब जिस पर कलर चढ़ा हुआ है, वो संरचना देखी और उसको नाम दिया गया क्या? गोल्जी काय। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये एनसीईआरटी में सिर्फ इतनी सी चीजें दे रखी, हमें डिटेल में पढ़ना है। आइए दूसरा बिंदु, पहला बिंदु किसने खोज करी? क्लियर हो गया, कैमिलो गोल्जी 1898 उल्लू की आंख की तंत्रिका कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, तंत्रिका कोशिका के अंदर गोल्जी काय की खोज करी थी। दूसरा बिंदु, ये एब्सेंट होती है, ये गोल्जी काय एब्सेंट होते हैं। सर ये किसमें एब्सेंट होते हैं, किसमें अनुपस्थित होती हैं? ये परिपक्व आरबीसी जो होती है, कौन? मैच्योर आरबीसी जो होती है, उसके अंदर ये एब्सेंट होती हैं। जैसे एक परिपक्व आरबीसी के अंदर केंद्रक भी नहीं मिलता, उसी तरीके से गोल्जिकाए भी नहीं मिलते हैं। साथ साथ आप लोगों ने नाम सुना है चालिनी नलिका। हाँ सर, आप लोगों ने नाम सुना होगा क्या? संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम, सुना है ना? तो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। चालिनी नलिका, सहायक कोशिका, फ्लोएम रेशे और फ्लोएम मृदुतक। इनमें जो चालिनी नलिका जो होती है, जिसमें केंद्रक भी नहीं होता और साथ साथ उसमें गोल्जिकाए भी नहीं होता है। तो आपको सीधा सीधा बिंदु याद रखना है क्या? कि केंद्रक किसमें नहीं होता, तुमको पता है किसमें नहीं होता? परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, चालिनी नलिका में केंद्रक नहीं होता। अब इसके साथ साथ यह भी याद रखना, केंद्रक के साथ साथ गोल्जिकाए भी नहीं होता। किसमें? चालिनी नलिका और परिपक्व आरबीसी में ये कोशिकांग भी नहीं होता है। डन। नेक्स्ट तीसरा बिंदु, प्लांट्स के अंदर, पादपों के अंदर गोल्जिकाए को क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। याद रखना क्या? पादप कोशिका के अंदर जो गोल्जिकाए मिलते हैं, उन गोल्जिकाए को हम क्या नाम देते हैं बेटा? डिक्टियोसोम बोला जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, डिक्टियोसोम क्या होता है? गोल्जिकाए, वो गोल्जिकाए जो पादप कोशिका में मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। 3 बिंदु बताए, किसने खोज करी? 1898 में कैमिलो गोल्जी ने खोज करी, तंत्रिका कोशिका के अंदर खोज करी। दूसरा, कहां पर एब्सेंट है सर? परिपक्व केंद्रक, परिपक्व आरबीसी के अंदर एब्सेंट है और चालिनी नलिका के अंदर एब्सेंट है। तीसरा, पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर इसको गोल्जिकाए को क्या नाम दिया जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट चौथा बिंदु, चौथा बिंदु जो था यहां पर चौथा था, यहां पर तीसरे की जगह चौथा लिखना था, वो गलती से तीसरा लिख दिया है। चौथा बिंदु है वो है संरचना। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो सीधी सीधी स्ट्रक्चर जरा देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो सफेद रंग की जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं क्या? गोल्जी कुंडी या सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर्नी बोलते हैं। इससे निकली हुई है ये हरी हरी सी संरचना, ये कौन है? नलिका। और इनसे जुड़ी हुई है ये गोल 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 संरचना, इनका नाम है पुट्टिका। तो अब आप मुझे बताइएगा, 3 रूप याद आ रहे हैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? देख अभी थोड़ी देर पहले तेरे को मैंने बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने रूप थे सर? 3। सिस्टर्नी भी था, पुट्टिका भी था, नलिका भी था। हाँ सर। अब जरा इमेजिन कर, अगर ये तीनों रूप जुड़ जाएं, तीनों रूप जुड़ रहे हैं जी, तीनों रूप अगर फ्यूज्ड हो जाएं, क्या? सिस्टर्नी भी है, नलिका भी है, पुट्टिका भी है, तो एक संरचना बन रही है। क्या बन रही है? एक स्ट्रक्चर बन रही है और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? गोल्जी काय। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि गोल्जी काय का निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इमेजिन कर, हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? अंतः झिल्लिका तंत्र। अंतः झिल्लिका तंत्र का मतलब क्या था? एक ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत कई जो कोशिकांग आने वाले हैं, 4, एक दूसरे से संबंधित हैं। अब इमेजिन कर, क्या यहां पर गोल्जी काय का संबंध एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है कि नहीं है? अरे भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो 3 रूप ही तो हैं जो आगे चलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? गोल्जी काय का निर्माण कर रहे हैं। तो गोल्जी काय का निर्माण किसने किया है सर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इन 3 रूप ने किया है, जिसमें सिस्टर्नी भी है, नलिका भी है और पुट्टिका भी है। डन। ये सिंपल सी संरचना थी। अब इसी संरचना को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देख, ये एक कोशिका, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, इस केंद्रक के पास अंतःप्रद्रव्य जालिका भी है। अंतःप्रद्रव्य जालिका खुरदरी भी है, चिकनी भी है, पुट्टिकाएं भी मिल रही हैं, नलिकाएं भी मिल रही हैं और साथ साथ गोल्जिकाए भी मिल रहा है। अब इस गोल्जिकाए की संरचना को जब हम देखते हैं तो इस गोल्जिकाए की संरचना में ये है सिस्टर्नी, सफेद रंग की दिख रही है, ये पीली पीली जो है ये है नलिका, और ये जो गोल गोल है ये कौन है? पुट्टिका। सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं। अब इस गोल्जिकाए की संरचना को जब तुम देखोगे तो इसमें जो ये सिस्टर्नी का ये वाला सतह जो है, ये वाली सतह जो किधर की तरफ है सर? केंद्रक की तरफ है। और ये वाली सतह जो किधर की तरफ है? प्लाज्मा झिल्ली की तरफ है। इधर फोकस कर, यहां पर ये वाली सतह किसकी तरफ है सर? केंद्रक की तरफ है। और ये वाली सतह किधर की तरफ है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की तरफ है। जो केंद्रक की तरफ होती है उसको हम बोलते हैं सिस या निर्माणकारी या उत्तल कॉन्वेक्स बोलते हैं। जो प्लाज्मा झिल्ली की तरफ है या कोशिका झिल्ली की तरफ है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांस मैच्योरिंग कॉन्केव, हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रांस परिपक्वन या अवुत्तल सतह बोलते हैं। सो कुल मिलाकर आपके पास यहां पर 2 सतह हैं। इस तरीके से अगर मैं बात करूं सिंपली, ये हमारी
गोल्जी काई थी। ये वाली सतह अगर केंद्रक के पास है तो इसको हमने सिस बोला, ये वाली जो है कोशिका झिल्ली के पास है इसको हमने ट्रांस बोल दिया, सिंपल सी बात थी। इसको हम निर्माणकारी बोल रहे हैं और इसको हम क्या बोल रहे हैं, परिपक्वन बोल रहे हैं। ये कॉन्वेक्स है और ये कौन है, कॉनकेव है, ये इस तरीके से। अब बात आ रही है सर यहां पर इसको परिपक्वन क्यों बोला और इसको यहां पर निर्माणकारी क्यों बोला। मैंने कहा वेट कर, अभी थोड़ी देर में ये चीज समझ में आएगी, ठीक है, ध्यान से सुन। इतनी सी संरचना समझ में आ गई, ठीक है। अब बच्चों को मैंने बताया कि भैया नेक्स्ट बिंदु जो है वो है हमें क्या पढ़ना है, कार्य पढ़ना है। कार्य पढ़ने से पहले कुछ बिंदु हैं वो समझने बहुत जरूरी है। और क्या बिंदु समझने बहुत जरूरी है, चलिए। आप सभी ने एंजाइम का नाम सुना है, हाँ सर एंजाइम का नाम सुना है। आप सभी ने हार्मोन नाम सुना है, हाँ सर हार्मोन नाम सुना है। सर आवाज नहीं आ रही है, अरे भैया किसने कहा आवाज नहीं आ रही है, बरोबर आवाज आ रही है मेरे भाई। बरोबर आवाज आ रही है, बराबर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, एक बार जरा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही है, ठीक है। मैंने आपसे बोला आप लोगों ने एंजाइम नाम सुना, आपने बोला हाँ सर। उत्प्रेरक बोला जाता है हिंदी में। हार्मोन नाम सुना, हाँ हार्मोन को भी उत्प्रेरक नहीं, क्या हार्मोन को हार्मोन बोला जाता है। अब ये याद रखना एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। एक दो एंजाइम को छोड़ दे बाकी सारे एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। जबकि हार्मोन जो होते हैं कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ आपके स्टेरॉइडल प्रकृति के होते हैं, कुछ आपके अमीनो अम्ल व्युत्पन्न होते हैं। क्या सर वापस से बताइएगा। मैंने कहा जितने भी हार्मोन्स हमारे अंदर हैं उनमें से कुछ प्रोटीन हैं, कुछ लिपिड प्रकृति के हैं, कुछ अमीनो अम्ल से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन एंजाइम सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एक दो को अपवाद स्वरूप अगर हम हटा दें तो 99.9% जो होते हैं वो एंजाइम के स्वरूप के होते हैं, प्रोटीन होते हैं। यानी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। क्या सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं? यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। क्या जितने भी एंजाइम हमारे अंदर मिल रहे हैं वो सारे प्रोटीन प्रकृति के होते हैं? हाँ, एक को हटा दीजिए, कौन, राइबोजाइम जो आरएनए प्रकृति का होता है उसको साइड में रखते हैं। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट, ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन। जितने भी हार्मोन्स है क्या सारे के सारे प्रोटीन होते हैं? हाँ जी, जितने भी हार्मोन्स है क्या वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। एक बालक पूछ रहा है सर आप क्या पढ़ा रहे हो। शिवम कुर्मी पूछ रहा है सर आप क्या पढ़ा रहे हो, बताओ। ये पूछ रहा है सर क्या पढ़ा रहे हो, बताओ। अब मैं क्या बताऊं इसको। बेटा हम सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसकी बैकलॉग सीरीज का पार्ट 3 है जो हमने पार्ट 2 तक किया था, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, क्या सारे के सारे हार्मोन प्रोटीन बनाते हैं? नहीं, कुछ बनाते हैं। सारे हार्मोन क्या प्रोटीन प्रकृति के? नहीं बाबा, कुछ प्रोटीन हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हैं, कुछ अलग अलग प्रकृति के हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही हुआ? नहीं सर, ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। नहीं साहब, ये गलत है। चलो अगला स्टेटमेंट, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। सारे प्रोटीन एंजाइम है क्या? सोच, कुछ हार्मोन्स भी तो हैं, कुछ इंटरफेरॉन्स होते हैं, कुछ इंटरल्यूकिन्स होते हैं, अरे कुछ एंटीजन होते हैं। जो 12th क्लास में होंगे या जो ड्रॉपर होंगे उनको याद आ रहा होगा, आपने कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर पढ़ा होगा। उस मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर में आपको याद आ रहा होगा, कहीं आपने प्रतिरक्षी पढ़ी थी। हाँ सर प्रतिरक्षी पढ़ी थी। कैसी थी? H2L2 थी। हाँ सर H2L2 थी। 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। ये क्या था बेटा? ये एक प्रकार का प्रोटीन ही तो था। सो कुल मिलाकर बात करनी थी क्या, ये स्टेटमेंट था कि ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। बिल्कुल सही है। जितने भी प्रोटीन है क्या वो सारे के सारे एंजाइम हैं? जितने भी प्रोटीन है हमारी बॉडी में क्या वो सारे एंजाइम होते हैं? नहीं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ प्रतिरक्षी होती है, कुछ इंटरफेरॉन होते हैं। अब आप बोलेंगे इंटरफेरॉन क्या होता है? वो रसायन जो विषाणु के खिलाफ कार्य करते हैं। तो इन 3 स्टेटमेंट में से ये दोनों स्टेटमेंट सही थी, ये वाली स्टेटमेंट गलत थी। ये चीज जस्ट आपको बतानी थी ताकि ये चीज याद रखिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां तक की चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आता है, अब सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो मैं गोल्जी काय का कार्य बताने वाला हूं। किसके कार्य हम देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं गोल्जी काय के कार्य। किसके कार्य? गोल्जी काय के कार्य। लेकिन गोल्जी काय के कार्य तब समझ में आते हैं जब ये बेसिक सी चीजें समझ में आती हैं। चलो ये चीज समझ में आ गई क्या? जितने भी एंजाइम है वो किस प्रकृति के? प्रोटीन के। और जितने भी हार्मोन है वो सारे प्रोटीन प्रकृति के नहीं है, कुछ प्रोटीन प्रकृति के हैं, कुछ लिपिड प्रकृति के हैं, लिपिड प्रकृति के, ठीक है। नेक्स्ट अब अगला टॉपिक आता है, वो आता है पाचन। आप में से सभी बच्चे जानते हैं कहीं ना कहीं पाचन। पाचन समझ में आता है ना?
कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे अंदर जाकर टूटता है। दैट इज कॉल्ड सिंपली पाचन, डाइजेशन, है ना, यही होता है ना। क्या एक जटिल कार्बनिक पदार्थ को या जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में बदलना, एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में बदलना, क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। डन। जैसे हमने बोला कि भैया स्टार्च आपने नाम सुना है? हाँ सर। हजारों आपने स्टार्च नाम सुना है? हाँ सर। जो कुछ 250-300 के आसपास ग्लूकोज से बना होता है। क्या? वापस से सुन, मैंने बोला स्टार्च। हाँ सर। ये मैंने बोला स्टार्च। तूने रोटी खाई? हाँ सर, रोटी मैंने खाई। ये स्टार्च था जिसके अंदर कुछ 100, जिसके अंदर 250-300 की संख्या में क्या थे? ग्लूकोज थे। ठीक है। अब ये स्टार्च मेरे अंदर गया, मैंने रोटी खाई, स्टार्च को हम क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। अब इमेजिन कर, ये जो स्टार्च जो था जिसको हमने मंड बोला है, ये स्टार्च हमारे अंदर गया। अब हमारे अंदर जाकर इसका पाचन हुआ, हमने इस स्टार्च को तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया सर? ग्लूकोज में तोड़ दिया। यानी ये ग्लूकोज जो आपस में जुड़े हुए थे, ये आपस में ग्लूकोज जो जुड़े हुए थे, हमने इनके बीच में जो बंध मिल रहे हैं, बॉन्ड मिल रहे हैं, उनको तोड़ दिया, जिससे ये ग्लूकोज अलग हो गए हैं। यहां पर कुल मिलाकर एक जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में बदलना क्या कहला रहा है? पाचन कहला रहा है। प्रश्न ये था, ये पाचन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? सर एंजाइम्स होते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाचन। पाचन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एंजाइम होते हैं। अब जरा सोचिए, ये एंजाइम एक कोशिका से बाहर निकलते हैं कि कोशिका के अंदर होते हैं? यानी एक कोशिका के अंदर वो एंजाइम होंगे या कोशिका से बाहर निकलेंगे वो एंजाइम जो क्या कराने वाले हैं? पाचन कराने वाले हैं। दिमाग लगा क्या? कि ये एंजाइम वो एंजाइम जो पाचन कराते हैं, वो एंजाइम जो पाचन कराते हैं। जैसे आपसे सिंपली मैंने बोला क्या? अमाइलेज। याद आ रहा है? मुख में कोई अमाइलेज होता है जो स्टार्च को किसमें बदलता है? माल्टोज में। है माल्टेज जो माल्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और ग्लूकोज में। है सुक्रेज जो सुक्रोज को तोड़ता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लाइपेज जो लिपिड का पाचन कराता है। प्रोटीएज, पेप्सिन, ये सारे वर्ड सुने हुए होंगे, प्रोटीन का पाचन कराते हैं। अब इमेजिन करिए, एंजाइम जो क्या करा रहे हैं? पाचन करा रहे हैं। ये पाचन कोशिका के अंदर होता है। यानी अगर एंजाइम अगर कोशिका के अंदर काम करेंगे तो वो पाचन कहां पर होएगा? कोशिका के अंदर। अगर ये एंजाइम कोशिका से बाहर निकलेंगे तो पाचन कहां होएगा? कोशिका के बाहर। तो जरा सोच, अगर कोशिका के बाहर निकल रहे एंजाइम तो ऐसा पाचन क्या कहलाएगा? बाह्य कोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन कहलाएगा। बाह्य कोशिकीय पाचन कहलाएगा। और अगर एंजाइम अंदर काम करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंतः कोशिकीय पाचन। अंतः कोशिकीय पाचन कहलाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो कुल मिलाकर पाचन जो होता है दो तरीके से होता है, या तो कोशिका के बाहर होता है या कोशिका के अंदर होता है। बाहर क्यों हो रहा है? क्योंकि एंजाइम बाहर निकल रहे हैं। अंदर क्यों हो रहा है? क्योंकि एंजाइम अंदर काम कर रहे हैं। अब कंफ्यूजन कहां पर होता है? कंफ्यूजन होता है दो वर्डों में। कौन कौन से? ध्यान से सुनना। एक होता है इंग्लिश में इंट्रा और एक होता है इंग्लिश में इंटर। इस वर्ड का बहुत तगड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। ठीक है। इंट्रा को हम बोलते हैं हिंदी में अंतरा और इसको हम बोलते हैं अंतर। ठीक है, याद रखना। और इसको हम बोलते हैं क्या? अंतः। और इसको हम बोलते हैं बाह्य। अब आज के बाद भूल ना जाना, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, इंटर सेल्यूलर डाइजेशन, अंतरा कोशिकीय पाचन, अंतर कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन, अंतः कोशिकीय पाचन। सिंपल सी बात याद रखना, अगर कोशिका के अंदर पाचन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये कंडीशन देंगे। और कोशिका के बाहर पाचन होगा तो उसके लिए हम ये कंडीशंस देते हैं। तो आज के बाद ये वर्ड का जो झोल जो होता है उस झोल को बनने मत दीजिएगा। सिंपल सी बातें याद रखिएगा। क्या? इंटरसेल्यूलर डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? आउटसाइड द सेल। अच्छा, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज में लेते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी बोलते हैं।
इसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, एक ही बार में याद रखिएगा, ठीक है, एक ही बार में ये चीज याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। आज के बाद में क्या अंतर, बाह्य, इंटर, एक्स्ट्रा, मीनिंग एक है, आउटसाइड सेल। अंतः, अंतरा, इंट्रा यानी विद इन सेल, ठीक है। और सिंपल भाषा में अंतरा का मतलब होता है या इंट्रा का मतलब होता है क्या, विद इन। विद इन का मतलब कोशिका के अंदर, और इंटर अंतर, एक्स्ट्रा बाह्य, इसका नाम से ही पता लग रहा है आउटसाइड, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब ये क्यों बताया, ध्यान से देख, हमने ये बोला कि भैया पाचन कौन कराते हैं, एंजाइम कराते हैं, जो बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये पाचन जो होता है या तो कोशिका के बाहर होता है या कोशिका के अंदर होता है। कोशिका के अंदर होता है तो उसको हम अंतः, अंतरा, इंट्रा बोल देते हैं, डाइजेशन। बाहर होता है तो उसको हम बाह्य, अंतर, इंटर बोलते हैं, आउटसाइड सेल। चलो सर, ये कंसेप्ट क्यों बताया, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ रोल होगा, किससे रिलेटेड होएगा, गोल्जी का इससे रिलेटेड होएगा। तो फाइनली मैंने आपको दो चीजें यहां पर कंसेप्ट बताए। क्या, एक मैंने आपको बताया कि भैया एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, जबकि हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन और लिपिड दोनों प्रकृति के होते हैं। क्या, हार्मोन जो होते हैं प्रोटीन और लिपिड दोनों प्रकृति के होते हैं। दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया कि पाचन जो होता है वो सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है, सेल के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। अब फाइनल सी बात आते हैं, सर गोल्जी काय का हम कार्य देखते हैं। किसका, ये जो गोल्जी एपरेटस है इसका हम कार्य देखते हैं, गोल्जी काय का कार्य क्या है। आइए गोल्जी काय का कार्य देखते हैं। चलिए जी, देखिए दोस्त, ये हमारा गोल्जी काय था। अब इस गोल्जी काय के हम क्या देखने वाले हैं, कार्य देखने वाले हैं। गोल्जी काय के कार्य 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 कार्य, हाँ, गोल्जी काय के कार्य यहां पर ये 3 कार्य दे रखे हैं। क्या, सबसे पहला दे रखा है पैकेजिंग। पैकेजिंग को हिंदी में बोलते हैं संवेष्टन, ये क्या होता है। फिर है ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन, सर ये क्या है। फिर है स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या है। मेजरली ये 3 कार्य हैं किसके, हमारे गोल्जी काय के। आइए एक एक करके सबसे पहले पढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहला कार्य, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देख दोस्त, यहां पर तेरे को कोशिका दिख रही है, हाँ, स्त्रावण, स्त्रावण भी होएगा, बिल्कुल होएगा। यहां पर तेरे को कोशिका दिख रही है, हाँ सर ये कोशिका दिख रही है। इस कोशिका में एक केंद्रक दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। इसके पास में अंतःप्राय द्रव्य जालिका दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। एक खुरदरी दिख रही है, एक चिकनी दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। अब ये जो खुरदरी है इसने क्या बना दिया सर, खुरदरी ने बनाया क्या, प्रोटीन, और चिकनी ने बना दिया क्या, लिपिड। क्या, खुरदरी ने क्या बना दिया, आप जानते हैं प्रोटीन बनाएगी, और चिकनी क्या बनाएगी, लिपिड बनाएगी। ये प्रोटीन बना दिया, ये लिपिड बना दिया। ओके सर, यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। चले आगे, डन। चलिए यहां पर समझते हैं। देख मेरे भाई, ये हमारी कोशिका, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक, इस केंद्रक के पास में थी ये अंतःप्राय द्रव्य जालिका, एक है हमारी खुरदरी और एक है हमारी चिकनी। मान ले ये वाली हमारी खुरदरी है जिसके ऊपर राइबोसोम है, और ये हमारी चिकनी है। खुरदरी ने क्या बना दिया बेटा, खुरदरी ने बना दिया है क्या, प्रोटीन, और चिकनी ने क्या बना दिया सर, चिकनी ने बना दिया है क्या, लिपिड। ठीक है, ओके सर। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या ये जो कोशिका की जो झिल्ली थी, कौन, कोशिका झिल्ली जो थी, मुझे बताओ ये कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई थी, जल्दी से फटाफट, कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई थी, फटाफट जल्दी से बताइएगा, कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई थी, बोलो 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 बोलो। बोलो कंचन भारद्वाज, जल्दी से। सर नोट भी करते जाएं, बिल्कुल करते जाइए, जल्दी से बताइए, कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई थी, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई थी, है भाई, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई थी। दुर्गेश बाबू, साल में 4-5 बैच आएंगे, हर बैच को चेंज कराता रहेगा क्या पूरे साल भर, है यही काम करना है सर, इस बैच में करा दो, उस बैच में करा दो, इसमें करा दो, उसमें करा दो, है। हाँ भाई, कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई थी सर, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई थी। अब ये लिपिड और प्रोटीन कहां से आएंगे सर, ये लिपिड और प्रोटीन कहां से आएंगे, अरे भैया तुमने बना दिया, ये क्या है सर, ये लिपिड है, ये तुमने बना दिया, ये कौन है, प्रोटीन है। तो मेरे भाई इस लिपिड और प्रोटीन को मुझे कोशिका झिल्ली तक ट्रांसफर करना है कि नहीं करना, भाई मैंने लिपिड बना दिया, मैंने प्रोटीन बना दिया, अब इस लिपिड और प्रोटीन को हमने क्या कराना है, ट्रांसपोर्ट कराना है। इसको कहां तक पहुंचाना है, कोशिका झिल्ली तक पहुंचाना है। अजी कैसे पहुंचाए, रुकिए, ये कौन है सर, यहां पर कौन मिल रहा है, कोशिका द्रव्य मिल रहा है, कौन मिल रहा है, कोशिका द्रव्य मिल रहा है, और इस कोशिका द्रव्य में मिल रहे हैं एंजाइम, कौन से एंजाइम मिल रहे हैं, प्रोटीएज,
लाइपेज, ये वो एंजाइम मिल रहा है। अब जरा सोच, लाइपेज किसको तोड़ सकता है? लिपिड को। प्रोटीएज किसको तोड़ सकता है? प्रोटीन को। भाई तूने लिपिड प्रोटीन तो बना दिया, अब ये जो लिपिड और ये जो प्रोटीन है, तेरे को इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करना है कोशिका झिल्ली में, है ना। लेकिन ट्रांसपोर्ट करने से पहले इन दोनों को बचाना भी तो पड़ेगा। सर किससे बचाना पड़ेगा? अरे मेरे भाई, कोशिका द्रव्य में एंजाइम मिल रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं? प्रोटीन का पाचन कर सकता है। ये क्या कर सकता है? लिपिड का पाचन कर सकता है। तो तेरे को इनको क्या करना पड़ेगा? ये जो लिपिड और प्रोटीन बनाए हैं, तेरे को इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सर कैसे प्रोटेक्ट करे? किधर से प्रोटेक्ट करे? किस तरीके से प्रोटेक्ट करे? तो याद कर, अंतःप्राय द्रव्य जालिका का एक रूप था, 3 रूप थे, जिसमें से सिस्टर्नी था, जिसमें से नलिका था, और गोल गोल कौन था? याद कर, गोल गोल कौन था? सर जी पुट्टिका थी। तो तुमने इनको पुट्टिका के अंदर बंद कर दिया। क्या कर दिया तुमने? इनको पुट्टिका के अंदर बंद कर दिया। डन। अब ये पुट्टिका किसकी थी? सर ये पुट्टिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थी। ओके सर, अब आगे, अब ये पुट्टिका इधर देख, ये पुट्टिका आपने इन दोनों, इन लिपिड और प्रोटीन को इनसे एंजाइमों से प्रोटेक्ट तो कर लिया। अब आगे क्या? अब आगे इधर देख, ये कौन है भैया? हमारा, सर ये हमारा गोल्जी काय था। मैंने कहा ठीक है। और ये गोल्जी काय का ये वाला सतह कौन सी थी? सर ये थी सिस, जिसको हमने क्या बोला था? निर्माणकारी। क्यों बोला था निर्माणकारी? ध्यान से देखिएगा, ये पुट्टिका जब यहां पर आएंगी, कहां आएंगी? इधर देख, ये पुट्टिका जब यहां पर आएंगी, यहां पर आ गई, जिसमें एक में क्या है? लिपिड है, और एक में क्या है? प्रोटीन है। एक में क्या है? लिपिड है, एक में क्या है? प्रोटीन है। नाउ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, ये पुट्टिका जब गोल्जी काय से जुड़ जाती है, ये पुट्टिका जब गोल्जी काय से जुड़ जाएंगी, उसके बाद में क्या होएगा? ये यहां पर लिपिड और प्रोटीन को छोड़ देंगी। साहब ये प्रोटीन छोड़ दिया, ये सर यहां पर लिपिड छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या होएगा? ये लिपिड और प्रोटीन जब यहां पर छोड़ देंगे, तो इन लिपिड और प्रोटीन का क्या होएगा? मॉडिफिकेशन होएगा। लिपिड और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होएगा। ध्यान से सुनना। अभिषेक राणा कह रहा है, सर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। अभिषेक राणा को कुछ समझ नहीं आ रहा, बोलिए। अब अभिषेक राणा ने कुछ पढ़ा नहीं है, हैं? बेटा अभिषेक राणा, ये कौन सी क्लास है? क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है। रिवीजन उन्हीं को ही समझ में आता है जिन्होंने क्लासेस ली होंगी। अब तूने क्लासेस नहीं ली है तो तेरे को कैसे समझ में आएगा? बता मेरे भाई। वापस से सुन, फिर से सुन, ढीला दिमाग होता है, ध्यान से सुन, कईयों का कसना पड़ेगा। मेरे भाई तेने यहां पर ये क्या बनाई? चिकनी अंतःप्राय द्रव्य जालिका। ये कौन है? खुरदरी अंतःप्राय द्रव्य जालिका। खुरदरी ने क्या बनाया? प्रोटीन। इतना समझ में आता है? हाँ सर। चिकनी ने क्या बनाया? लिपिड। इतना समझ में आता है? हाँ सर। बेटा तू इस लिपिड को और इस प्रोटीन को कहां पर भेजने वाला है? कोशिका झिल्ली में। क्यों? क्योंकि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड प्रोटीन से, है ना। तो तेरे को इस लिपिड को और इस प्रोटीन को भेजना है कोशिका झिल्ली में। लेकिन कैसे भेजें? ये लिपिड को पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इस प्रोटीन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सर किससे? मेरे भाई यहां जो कोशिका द्रव्य है ना, इस कोशिका द्रव्य में लिपिड और प्रोटीन को खा जाने वाले, इनको खत्म कर देने वाले एंजाइम हैं। तो सबसे पहला काम क्या होएगा? सर पैकेज करना, इनको 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 प्रोटेक्ट करना। किसके अंदर डाल दिया? सर हमने डाल दिया पुट्टिका के अंदर। कौन सी पुट्टिका? वो जो अंतःप्राय द्रव्य जालिका वाली पुट्टिका थी, उसके अंदर डाल दिया। चलो सर डाल दिया। अब इसके बाद, अब ये पुट्टिका इस गोल्जी काय के पास आई, गोल्जी काय के पास आकर खुल गई तो यहां पर क्या रिलीज हो गया? लिपिड और प्रोटीन। अब क्या होएगा? अब ये जो लिपिड और प्रोटीन जो यहां पर आया है, इस लिपिड और प्रोटीन के साथ में, किसके साथ में? लिपिड और प्रोटीन के साथ में जोड़ा जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या जोड़ा जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लूकोज जोड़ दिया। तो जरा सोच, इमेजिन कर, लिपिड के साथ में जब हम ग्लूकोज जोड़ देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? या ग्लाइकोजन जोड़ देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। सिमिलरली प्रोटीन के साथ जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। अब इतनी सी बात अगर तुमको समझ में आ गई है तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर लिपिड और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हुआ? सोच, यहां पर लिपिड और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हुआ क्या? यहां पर लिपिड और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हुआ? हां सर, लिपिड और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हुआ। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को बोला जाता है ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन। इस प्रक्रिया को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडेशन या इसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। अब आप मुझे बताइए, ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन ये जो प्रोसेस है, मीनिंग एक ही है। इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे? लिपिड और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कर रहे थे। और दोस्त जरा इमेजिन कर, यहां पर किसी चीज का निर्माण हुआ? हाँ सर।
किस चीज का निर्माण हुआ? मॉडिफाइड लिपिड, मॉडिफाइड प्रोटीन का निर्माण हुआ। हां सर हुआ। कहां पर हुआ गुरु? यहां पर हुआ। आपने यहां पर लिपिड और प्रोटीन को मॉडिफाई कर दिया, लिपिड और प्रोटीन को मॉडिफाई कर दिया। कौन सी सतह पर किया? सर इस सतह पर किया था। सोचिए, जल्दी से सोचिए, आपने प्रोटीन और लिपिड को कहां पर मॉडिफाइड किया? सर इस सतह पर मॉडिफाई किया। इस सतह पर अगर मॉडिफाई किया तो इस सतह को हम क्या बोलेंगे? सर इस सतह को हम निर्माणकारी सतह बोलेंगे। कौन सी सतह बोलेंगे? निर्माणकारी सतह। तो प्रश्न यही था कि सर इस सतह को निर्माणकारी सतह क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? सर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण हुआ है सर इस सतह पर। डन। चलें आगे। चलिए सर आगे, अब आगे बढ़ते हैं। देख दोस्त, यहां तक की बात समझ में आ गई है? देख, समझना तो पड़ेगा, चाहे एक बार में समझ, चाहे दो बार में समझ, चाहे तीन बार में समझ, समझना तो पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। ओके, फाइनली आपका किस चीज का निर्माण हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण हो चुका है। ठीक है सर, आगे। अब सर इनको आगे ट्रांसपोर्ट कैसे करें? अब आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इधर देख, वापस से देख, ये जो सिस सतह की जो झिल्ली जो थी, इसके चारों तरफ, सिस सतह की झिल्ली इसके चारों तरफ एक स्तर का निर्माण करती है, स्तर का निर्माण करती है। सर ये चीज समझ में नहीं आई। मैंने कहा इधर देख, वापस से देख, कोई बात नहीं। मैंने कहा देख, ये झिल्ली तेरे को दिख रही है? हाँ सर। यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बन चुके हैं। सपोज ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड है। अब क्या होएगा? ये जो झिल्ली जो होएगी, ये झिल्ली, सिस झिल्ली, ये इसके चारों तरफ एक आवरण बनाएगी। यहां से भी एक आवरण बनेगा। बन गया। अब आप मुझे बताइएगा, आप किसी के घर पर जा रहे हैं बर्थडे पार्टी के लिए, हैं? बर्थडे पार्टी के लिए आप किसी के घर पर जा रहे हैं, अपने दोस्त के घर पर, आप उसको गिफ्ट देते हैं? नहीं सर, हम तो सिर्फ केक खाकर आ जाते हैं। अरे भैया, कभी ना कभी गिफ्ट दिया होगा। हाँ सर, दिया है। तो गिफ्ट ऐसे खुला दे देते हो क्या, या उसकी पैकेजिंग करते हो, उसको पैकेट के अंदर डालते हो? सर पैकेजिंग करते हैं। तो दिमाग लगा, यहां पर जो तूने ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाया था, क्या तूने उसकी पैकेजिंग कराई? क्या तूने उसको पैकेट में डाल दिया? क्या तूने उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा दिया? हां सर, चढ़ा दिया। अब मुझे बता, यहां पर ये जो आवरण चढ़ने के बाद जो संरचना है, इसको मैं वापस से पुट्टिका बोलूंगा, लेकिन क्या ये पुट्टिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पुट्टिका होगी कि गोल्जी काय की पुट्टिका होगी? दिमाग लगा, जल्दी से सोचिए। देखिए बेटा, जितने भी बालक हैं जो यहां पर, ऑब्वियसली बात है, ऐप पर तो बातें नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब पर हैं कई बच्चे जो बिना फालतू में स्पैम करते हैं, तो जितने भी बच्चे जो सीरियस होकर सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने कमेंट सेक्शन को हटा दीजिएगा। अपना जो चैट वाला जो सेक्शन है उसको हटा दीजिए और फोकस करिए यहां पर जो पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ हैं बालक जो बिना फालतू में स्पैम करते हैं, बिना फालतू की बातें करते हैं, इर्रेगुलर, अनयूजुअल, अनवांटेड, है ना? ठीक है, फिर वो एक साल बाद जागते हैं, एक साल बाद जागेंगे, फिर उनको होश आएगा, अजी हमने तो टाइम वेस्ट कर दिया, अब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, आप अपने बारे में सोचिए आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए। ओके, फाइनली मुझे बताइए, अब ये पुट्टिका किसकी है? सर ये पुट्टिका गोल्जी बॉडी की है, गोल्जी काय की है। तो जरा इमेजिन करिए, सोचिए, क्या यहां पर पैकेजिंग हुई? क्या यहां पर पैकेजिंग हुई? ये जो लिपिड और ये जो प्रोटीन जो मॉडिफाइड हो गए थे, क्या उनकी पैकेजिंग हुई? हां सर, यहां पर पैकेजिंग हुई। तो सोच, यहां पर गोल्जी काय के कार्य में क्या मैं पैकेजिंग लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? क्या ये पैकेजिंग करता है? क्या ये संवेष्टन करता है? वो जो लिपिड और प्रोटीन जो आए थे, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका से आए थे, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका से आने के बाद मॉडिफाई हो गए थे, मॉडिफाई होकर क्या बने थे? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था? ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन। ये भी किसने परफॉर्म किया? गोल्जी काय ने। तो गोल्जी काय के मैंने तेरे को दो कार्य बता दिए, क्या कि लिपिड और प्रोटीन को मॉडिफाई भी करते हैं और फिर उनकी पैकेजिंग भी कर देते हैं। ठीक है सर,
मॉडिफाई भी कर दिया, पैकेजिंग भी कर दी। अब आगे क्या? तीसरा कार्य है स्थानांतरण करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। अब सर ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाएगा? मैंने कहा देखते हैं यहां पर। देख, ये फाइनली ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड जो पुट्टिका के अंदर है, अब ये पुट्टिका को हमें यहां तक पहुंचाना है। कहां तक? यहां तक। सर कैसे पहुंचेगी? सर ये कैसे पहुंचेगी? ये कैसे पहुंचेगी गुरु? तो ये पुट्टिका इसी झिल्ली से सरकते सरकते यहां पर आई, इसी झिल्ली से सरकते सरकते यहां पर आई। अब यहां से अगली पर कैसे जाएगी? यहां से आगे कैसे जाएगी? तो गुरु यहां पर देख, यहां पर ये सिस्टर्नी है, ठीक है, ओके सर। अब ये जो पुट्टिका थी ये यहां पर पहुंच गई, जिसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स और उधर वाले में मान लो ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसको हमें यहां तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाए? तो ये जो सिस्टर्नी जो थे, क्या इन सिस्टर्नी से सोच क्या लगी हुई थी? सर नलिकाएं। और वो नलिकाएं शाखित होती है कि नहीं होती? हाँ सर शाखित होती है। अब इमेजिन कर, क्या ये पुट्टिका यहां से सरकते 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 इस सतह पर आ जाएंगी या नहीं आ पाएंगी? सोच, यहां से होते हुए ये कौन सी सतह पर आ गई हैं? सर ये ट्रांस सतह पर आ चुकी हैं। ये फाइनली कौन सी सतह पर आ गई हैं? ट्रांस सतह पर आ चुकी हैं। हमने यहां पर ट्रांस सतह पर, हम इनको ट्रांस सतह पर लेकर आ चुके हैं। यहां पर ये जो थी, हम फाइनली इनको ऐसे सरकाते 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 कहां पर ले आए? ट्रांस सतह पर लेकर आ चुके हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात क्लियर है? चलिए सर, यहां तक का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब आगे क्या? अब ध्यान से सुन। अब तेरे पास है कुछ कंडीशंस। तेरे पास क्या क्या कंडीशंस हैं? मान ले यहां पर ये जो लिपिड और प्रोटीन थे, ये वो लिपिड प्रोटीन थे जिनकी आवश्यकता कहां पर है? प्लाज्मा झिल्ली में है। सुनना, ध्यान से सुनना, कहानी तो यहीं से स्टार्ट होगी। मान ले ये जो लिपिड और प्रोटीन जो थे, ये वो लिपिड प्रोटीन थे जिनकी जरूरत किसमें है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, कोशिका झिल्ली में है। तो सोच, ये पुट्टिका जो ट्रांस सतह पर आई थी, क्या ये पुट्टिका यहां पर फट जाएगी या ये कोशिका झिल्ली के पास आकर फटेगी? सोच, क्या ये ट्रांस सतह पर फटेगी या कोशिका झिल्ली के पास आकर फट जाएगी? कोशिका झिल्ली के पास आकर फट जाएगी, जिससे इसके अंदर जो लिपिड और प्रोटीन है वो किसमें आ जाएगा? हाँ भाई सोच, ये लिपिड और प्रोटीन किसमें आ जाएगा? झिल्ली के पास। किसमें आ जाएगा? सर सेल मेम्ब्रेन में चला जाएगा। बोलिए, क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई? तो कोशिका झिल्ली में फाइनली हमने क्या डाल दिया? लिपिड और प्रोटीन डाल दिया है। तो हमारा एक काम हो गया क्या? कि हम कोशिका झिल्ली में क्या ट्रांसपोर्ट कर दिए? हमने कोशिका झिल्ली में ट्रांसपोर्ट कर दिया। किसका ट्रांसपोर्ट कर दिया? सर लिपिड का और प्रोटीन का हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया। किसकी सहायता से? सर हमारा ये जो गोल्जी काय था, इस गोल्जी काय की सहायता से हमने किसमें डाल दिया? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली में क्या डाल दिया है? लिपिड और प्रोटीन डाल दिया। ठीक है, डन। अब याद कर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तेरे को एक चीज बताई थी, क्या? कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन। और हार्मोन्स जो होते हैं उसमें से कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड, है ना? चलो सर आगे देखो। यहां तक की बात समझ में आ गई थी? कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, हार्मोन एक कोशिका के बाहर जाकर काम करेंगे। हार्मोन जो होते हैं वो कहां से निकलते हैं? सर कोशिका से निकलते हैं। कोशिका से निकलकर कोशिका से बाहर जाकर काम करते हैं। लेकिन एंजाइम जो पाचन कराने वाले एंजाइम थे, सोच, अभी बताया था तेरे को, एंजाइम जो पाचन कराते हैं वो कोशिका के अंदर भी पाचन करा सकते, कोशिका के बाहर भी पाचन करा सकते। डन। अब इधर देख, फोकस कर, यहां पर फोकस कर। क्या एंजाइम कोशिका के अंदर भी कार्य करेंगे? एंजाइम कोशिका के बाहर भी कार्य करेंगे। वो जो पाचन कराएंगे, कोशिका से बाहर निकलकर पाचन करेंगे, कोशिका के अंदर रहकर पाचन करेंगे। वो हार्मोन जो सेल से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है जनाब। अब सोचो
दिमाग लगाओ, यहां पर फोकस करो और सोचो इसके अंदर कौन भरा पड़ा है। मान ले एंजाइम है, कौन है? एंजाइम। और इसके अंदर कौन सा है? इसके अंदर मान ले हार्मोन है। हार्मोन कहां पर काम करने वाला है? सेल के बाहर। और ये वाला एंजाइम कहां पर काम करने वाला है? पाचन करने वाला है सेल के बाहर। कहां पर? सेल के बाहर। तो सोच इस कंडीशन में दिमाग लगा, इस कंडीशन में ये जो पुट्टिका आ रही थी, ये पुट्टिका आ रही थी, यहां पर आकर कोशिका झिल्ली के पास फटेंगी। फटने के बाद इमेजिन कर ये कौन है? सर, कोशिका झिल्ली। और हमने जब कोशिका झिल्ली थी पढ़ी थी तो वहां पर हमने कुछ वाहक प्रोटीन पढ़े थे, कुछ ट्रांसपोर्ट, कुछ चैनल प्रोटीन पढ़े थे। सोच वो प्रोटीन जो इस अंदर के मटेरियल को बाहर भेज देंगे, वो प्रोटीन यहां पर मिल रहे हैं जो इस अंदर के मटेरियल को बाहर भेज देंगे। तेरे पास अंदर क्या था? सर, वो एंजाइम जो बाहर पाचन करने वाले हैं, वो हार्मोन जो बाहर पाचन करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एंजाइम और हार्मोन को बाहर भी तो निकाला जाएगा। हां सर, बाहर भी निकाला जाएगा। तो इमेजिन करिए और सोचिए, यहां पर कोशिका झिल्ली में भी डाला जा रहा है। लिपिड और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करके कोशिका झिल्ली में भी डाला जा रहा है और ट्रांसपोर्ट करके कोशिका से बाहर भी डाला जा रहा है। अब कोशिका से बाहर जो जा रहे हैं वो कौन है? वो एंजाइम है, वो हार्मोन है जो कोशिका से बाहर जाकर काम करेंगे। एंजाइम जो कौन सा पाचन करेंगे? सर, बाह्य कोशिकीय पाचन। कौन सा पाचन? बाह्य कोशिकीय पाचन करेंगे। और हार्मोन जो कोशिका से बाहर निकलकर किसी दूसरे संरचना पर जाकर कार्य करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे अंदर जरा सोच, पीयूष ग्रंथि होती है। हाँ सर, पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन बाहर निकलते हैं, उसकी कोशिका से बाहर निकलेंगे। हाँ सर, हाँ जी, चले, ओके, डन। गोपी किशन समझ में आ गया? सर, परिपक्व सेल कौन सी होती है? सोच सुनील कुमार, दिमाग लगा। मान ले तू जब 5-6 साल का था या 3-4 साल का था तो तेरे को मम्मी पापा को चीजें सिखाते थे। बोलो बोलो बेटा पापा, बोलो बेटा मम्मी, बोलो बोलो दादी दादू, हैं बोलते थे। हैं तो धीरे धीरे सीखता था। हाँ सर, एकदम से सीख गया था? नहीं। क्या थी? परिपक्वता थी या अपरिपक्वता थी? सर, अपरिपक्वता थी। लेकिन अभी बोल, अभी तो सीधा सीधा बोल देता है मम्मी पापा, बायोलॉजी, जीव विज्ञान बोल देता है। हाँ, यानी तेरे अंदर क्या आ गई है? परिपक्वता आ गई है। हाँ, तो इसी तरीके से एक कोशिका जो अपने कार्यों को ढंग से कर नहीं पा रही है, यानी वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है ना। लेकिन जब वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो संपूर्ण रूप से अपने कार्यों को संपन्न कर पाएगी तो हम उस कोशिका को क्या बोलेंगे? परिपक्व कोशिका, है ना। डन। सर जी कब तक पढ़ाएंगे? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। ठीक है, चल। सो कोशिका से बाहर निकाल दिया, कोशिका की झिल्ली में डाल दिया। अब मुझे बता, वो एंजाइम जो कोशिका के अंदर पाचन करने वाला है, अंतः कोशिकीय पाचन, वो एंजाइम जो अंतः कोशिकीय पाचन करने वाले हैं, तो उनका क्या करेगा? सोच, दिमाग लगा। यहां पर ये जो एंजाइम है, मान ले अब ये सेल के अंदर काम करने वाला है। कहां काम करने वाला है? सेल के अंदर काम करने वाला है। तो तू इसका क्या करेगा? इस कंडीशन में फोकस कर। इस कंडीशन में ये पुट्टिका ट्रांस सतह पर आएगी। ये पुट्टिका कहां पर आ गई है? ट्रांस सतह पर आ गई। और ट्रांस सतह पर आकर खुल गई है और खुलने के बाद यहां पर छोड़ दिया क्या? वो एंजाइम जो क्या करने वाला है? पाचन। कहां पर करने वाला है? सेल के अंदर। अब सेल के अंदर पाचन करने वाला एंजाइम यहां पर डाल दिया। हाँ सर, डाल दिया। अब आगे क्या होएगा? अब आगे ये ट्रांस सतह, एक पुट्टिका से एक एंजाइम आया, ऐसी कई सारी पुट्टिका से कई सारे एंजाइम आ गए। अब इन एंजाइमों को यहां पर डाल दिया। कहां पर डाल दिया? ट्रांस सतह पर डाल दिया। ट्रांस सतह पर डालने के बाद ये ट्रांस सतह इनके चारों तरफ वापस से एक आवरण बनाती है। और आवरण बनाने के बाद ये संरचना क्या कहलाती है? बेटा, इस संरचना को बोला जाता है, याद रखना, प्राथमिक
लयनकाय। इस संरचना को क्या बोला जाता है? प्राथमिक लयनकाय बोला जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। तो जरा दिमाग लगाइए, सोचिए, गोल्जी काय की ट्रांस सतह पर किसका निर्माण हुआ? लाइसोसोम। लाइसोसोम वो संरचना जिनके अंदर क्या मिल रहे हैं सर? पाचक एंजाइम मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? पाचक एंजाइम मिल रहे हैं जो पाचन करने वाले हैं। तो फाइनली मुझे बताइए, सोच समझकर मुझे बताइएगा, यहां पर सेल के अंदर 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 सेल के अंदर पाचन करने वाले एंजाइम किसके अंदर हैं? लाइसोसोम के अंदर हैं। वो लाइसोसोम किसने बनाया? गोल्जी काय ने बनाया। गोल्जी काय की कौन सी सतह ने बनाया? ट्रांस सतह ने बनाया। डन, क्लियर, समझ में आ गया? डन डना डन डन। तो सर क्या अपरिपक्व आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है? यस मोहिनी मौर्य, अपरिपक्व आरबीसी जो होती है बेटा, याद रखना, भूल ना जाना, आगे चलकर आपको पता लगेगा। अपरिपक्व आरबीसी में केंद्रक भी होता है, केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक युक्त होती है, और उसमें कोशिकांग भी होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग भी होते हैं, जैसे अंतःप्रेद्रव्य जालिका, जैसे गोल्जी का, सब कुछ होता है। ठीक है, किसमें? अपरिपक्व आरबीसी, जिसको हम नवनिर्मित आरबीसी भी तो बोल सकते हैं, नई नई आरबीसी बनी है, लेकिन बाद में जाकर इसका आकार भी चेंज हो जाता है। कैसी हो जाती है बेटा जी? ये अवुत्तल, ठीक है, द्विअवुत्त, बाई कॉनकेव, और इसमें से केंद्रक खत्म हो जाता है, केंद्रक नहीं बचता, खत्म हो जाता है, कोशिकांग खत्म हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, डेस्मोसोम्स के द्वारा होता है, अजीत कनौजिया, डेस्मोसोम्स के द्वारा होता है, डेस्मोसोम्स। डन, क्लियर? तो फाइनली आपको ये चीज समझ में आ गई है, यहां पर इतनी सी बात समझ में आ गई है, ये चीज क्लियर हो गई है। अब आप सोचिए, यहां पर हमारी कुल मिलाकर गोल्जी काय ने क्या क्या कार्य करे? गोल्जी काय के कार्य क्या क्या कार्य थे? सोच फटाफट, जल्दी से सोच, गोल्जी काय के कार्य फटाफट। क्या पैकेजिंग करी थी? क्या पैकेजिंग करी? संवेष्टन किया। दूसरा, क्या ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन किया, यानी जो लिपिड और जो प्रोटीन आ रहे थे उनको मॉडिफाई किया। क्या ट्रांसपोर्टेशन किया? क्या ट्रांसपोर्टेशन किया? ट्रांसपोर्ट किया, स्थानांतरण किया। तूने अभी अभी देखा मेरे भाई, ये गोल्जी काय क्या कर रहा था? ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहा था। ट्रांसपोर्टेशन करके या तो कोशिका झिल्ली में मटेरियल डाला जा रहा था, या कोशिका से बाहर डाला जा रहा था, या कोशिका के अंदर ही रहने दिया गया था। और अंदर क्या रहने दिए गए थे? पाचक एंजाइम। और वो पाचक एंजाइम कहां पर डाले गए थे? ट्रांस सतह पर। ट्रांस सतह पर डालने के बाद में उनके ऊपर आवरण चढ़ाया गया, और किसका निर्माण किया गया था? लाइसोसोम का निर्माण किया गया था, लाइसोसोम बना दिया गया था। चलिए सर, अब आप मुझे बताइएगा, इसके अलावा एक चौथा कार्य आपने यहां पर देखा। सोच, क्या सेल से बाहर भी भेजा जा रहा है? क्या सेल से बाहर मटेरियल डाला जा रहा है? हाँ सर, अगर सेल से बाहर मटेरियल अगर जा रहा है तो क्या मैं इसको स्त्रावण नहीं बोलूंगा? क्या मैं इसको सिक्रीशन नहीं बोलूंगा? स्त्रावण नहीं हो रहा। हाँ सर, और थोड़ा सा बुद्धि अगर लगाएगा तो हमने कोशिका भित्ति पढ़ी थी पार्ट 2 में। हाँ सर, कोशिका भित्ति का जब निर्माण हुआ था तो याद कर, गोल्जी काय ने कोई मध्य पटलिका बनाई थी, मिडिल लेमिला के सेल प्लेट, याद आ रही है? उसको, उसमें गोल्जी काय ने क्या निकाला था, क्या स्त्रावित करा था? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट स्त्रावित करके मिडिल लेमिला बनाई थी। हाँ, फिर वहां पर जब कोशिकाओं में वो उनका गोल्जी काय अलग अलग चले गए थे, फिर वहां पर गोल्जी काय ने प्राथमिक भित्ति, द्वितीय भित्ति बनाई थी। हाँ, तो गोल्जी काय का काम क्या है? स्त्रावण भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसाइडेशन भी है, पैकेजिंग भी है। ये सारे कार्य किसके हैं? गोल्जी काय के हैं। डन। आइए, एक चीज और रह गई है यहां पर। देख, यहां पर तूने देखा कि ट्रांस जो झिल्ली जो थी, ये जो ट्रांस सतह थी, इसने जो पाचक एंजाइम जो अंदर थे उनके ऊपर आवरण चढ़ाकर उसको किसमें बदल दिया था? लाइसोसोम के अंदर बदल दिया था। अब इधर देख, यही ट्रांस झिल्ली एक खाली आवरण भी बना रही है। ट्रांस झिल्ली ने एक ऐसा आवरण बनाया जो पाचक एंजाइमों के चारों तरफ था, इसको हमने बोल दिया लाइसोसोम।
इसी ट्रांस झिल्ली ने खाली आवरण भी बनाया। ये जो खाली आवरण जो होता है इसको हम बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं। रिक्तिका 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 रिक्तिका, ध्यान से सुनना। खाली आवरण बनाया, इसको हमने क्या बोला? रिक्तिका बोला। इधर देख, यहां पर ये जो खाली आवरण यहां पर बनाया गया है, ये जो खाली आवरण यहां पर बनाया गया, ये खाली है। ये वाला कौन सा था? ये आवरण जिसके अंदर पाचक एंजाइम है। ये वाला आवरण जिसके अंदर कुछ नहीं है, इसको हमने क्या बोला? रिक्तिका बोला। ओके सर। अब इमेजिन कर, एक कोशिका के अंदर फाइनली एक कोशिका के अंदर ये केंद्रक था, इसके साथ ये अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका थी, यहां पर ये खुरदरी अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका थी। हमने यहां पर लिपिड प्रोटीन का क्या करा दिया था सर? ट्रांसपोर्टेशन करा दिया था, गोल्जी काय की मदद से करा दिया था। कुछ चीजें बाहर निकल गई थी, कुछ चीजें अंदर रह गई थी। अंदर क्या रह गए थे सर? पाचक एंजाइम यहां पर अंदर रह गए थे, और वो जो पाचक एंजाइम जब अंदर रह गए थे तो यहां पर किसका निर्माण हुआ था? लाइसोसोम का निर्माण हो गया था। हाँ सर। और एक खाली आवरण का भी निर्माण हुआ था। वो जो खाली आवरण जो था उसको हमने क्या बोला था? रिक्तिका। हाँ सर। अब ये रिक्तिका है और ये जो है ये लाइसोसोम है। इन लाइसोसोम के अंदर पाचन एंजाइम है, पाचक एंजाइम है, और ये रिक्तिका खाली है। हाँ सर। अब इस खाली रिक्तिका का क्या करेंगे? अब इमेजिन करें कोशिका के अंदर अनुपयोगी पदार्थ, क्या बोला मैंने? एक कोशिका के अंदर अनुपयोगी पदार्थ है। अनुपयोगी मींस जिनका अभी उपयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसे अनुपयोगी पदार्थों को हम कहां डालेंगे सर? इसके अंदर भर देंगे, इसके अंदर भर देंगे। तो इसके अंदर जब हम भर देंगे, नाउ दिस रिक्तिका, ये जो रिक्तिका जो थी, अब इस रिक्तिका को क्या बोला जाएगा? याद रखना, रसधानी, वैक्यूल। तो रिक्तिका किस में कन्वर्ट हो गई है सर? रसधानी में, वैक्यूल में कन्वर्ट हो गई है। कब? जब रिक्तिका कैसी थी? रिक्तिका तो सर खाली थी। रिक्तिका कैसी थी सर? खाली थी। और इस रिक्तिका के अंदर अगर हम मटेरियल डाल देंगे, रस भर देंगे, अनुपयोगी चीजें डाल देंगे, जल डाल देंगे, लवण डाल देंगे, वो सारी चीजें डाल देंगे जो अभी अनुपयोगी है, तो उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? या ये क्या कहलाएगी? रसधानी कहलाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? रसधानी। तो अब आप मुझे बताइएगा, एक सीधी सीधी लाइन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुन। सन्नी यादव, ध्यान से सुन ले बेटा, ध्यान से सुन। लव यू लव यू लव यू शव यू जो है बाद में कर लेना, इधर पहले ध्यान से सुन ले। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने गोल्जी काय का निर्माण किया? हां कि ना? बोलिए। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने गोल्जी काय का निर्माण किया? हां कि ना? हाँ, हाँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किसका निर्माण किया? गोल्जी काय। क्या गोल्जी काय ने लैन काय यानी लाइसोसोम का निर्माण किया? क्या गोल्जी काय ने लाइसोसोम का निर्माण किया? क्या गोल्जी काय ने रिक्तिका का निर्माण किया? वो रिक्तिका किसमें कन्वर्ट हुई सर? वो रसधानी में कन्वर्ट हुई। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता रसधानी किसने बनवाई? गोल्जी काय ने। लयन काय यानी लाइसोसोम किसने बनवाया? गोल्जी काय ने। तो जरा सोच, चार कोशिका अंगक क्या एक दूसरे से संबंधित हैं? सोच, गोल्जी काय ना होता तो क्या रसधानी, क्या लयन काय बन पाता? नहीं। क्या अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना होता तो क्या गोल्जी काय बन पाता? नहीं। तो गुरु क्या ये चारों मिलकर एक तंत्र बना रहे हैं? हाँ। इस तंत्र को हमने क्या बोला? अंतः झिल्ली का तंत्र बोला है। आई होप आपको ये गोल्जी काय समझ में आ गया होगा। इतनी सी बातें जो यहां पर समझाई गई हैं, ये था हमारा गोल्जी काय। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है क्या? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम पढ़ने से पहले यहां पर कुछ वर्ड दिए हैं मैंने, जो यहां पर बताए थे। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ये चार शब्द है जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे वर्ड देखते हैं। कौन से? एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। ठीक है। 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं बेटा लयन काय में। 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल भाई चलो। अच्छा, ये यहीं पर ही खत्म हो गई थी। हाँ जी, तो लाइसोसोम की हम बात कर रहे थे गुरु, और तो यहां पर कुछ चार वर्ड आ रहे थे, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, मैंने यहां पर बता दिए हैं क्या? एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ, यहां पर बता दिए हैं। चलो ये मैं अभी बताऊंगा। ये चार वर्ड जो थे ना, ये वाले चार शब्द जो थे, कौन से?
एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कब? जब हम लैनकाय पढ़ लेंगे उसके बाद में। आइए, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यहां पर लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी में लाइसोसोम केवल इतना सा दे रखा है, लेकिन हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा लाइसोसोम के बारे में। सबसे पहली बात, खोज। आप पूछेंगे सर लाइसोसोम किसने खोजा? लाइसोसोम किसने खोजा? तो लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? क्रिश्चियन डी डूवे ने करी थी। कौन? हमको ले डूबे, कौन? क्रिश्चियन डी डूबे। क्रिश्चियन डी डूवे ने खोज करी किसकी? लाइसोसोम की। ठीक है, उसके बाद इसका निर्माण किसने किया था? गोल्जी का। ये हमने अभी अभी पढ़ लिया था। लैनकाय का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय करती है। गोल्जी काय की कौन सी सतह करती है? ट्रांस सतह करती है। कैसे करती है? संवेष्टन पैकेजिंग करके किया था। ये तेरे को याद होगा, अभी अभी तेने पढ़ा था। सोच, अभी अभी थोड़ी देर पहले तेने पढ़ा था। क्या? ट्रांस सतह पर पुट्टिकाओं ने क्या डाल दिए थे? एंजाइम डाल दिए थे। वो एंजाइम जो अंदर पाचन करने वाले थे, है ना, उनके ऊपर फिर क्या की गई थी? पैकेजिंग की गई थी। पैकेजिंग किसने करी थी मेरे भाई? गोल्जी काय ने पैकेजिंग करके ट्रांस सतह पर क्या बना दिए थे सर? लाइसोसोम बना दिए थे, जिसकी खोज किसने कर दी है? क्रिश्चियन डी डूवे ने। ठीक है, चलें आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैसे होते हैं बेटा ये लाइसोसोम? एकल झिल्ली से आवृत होते हैं। किससे होते हैं? एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इनके अंदर क्या भरे होते हैं सर? पाचक एंजाइम भरे होते हैं। फिर इसके बाद हमने बोला कितने प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं? 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। क्या? 50 प्रकार के, लगभग 50 टाइप के आपके जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। सर जल अपघटनीय एंजाइम का मतलब क्या होता है? पहले एग्जाम्पल सुन। कौन? प्रोटीएज। प्रोटीएज इसमें होंगे लाइसोसोम में। लाइपेज होंगे, कार्बोहाइड्रेजेज होंगे। सर ये क्या कार्य करेंगे? देखिए यहां पर ये प्रोटीन था, प्रोटीन को प्रोटीएज तोड़ रहा है, किसमें बदल रहा है? अमीनो एसिड में। और बदलने के दौरान जल का अणु निकल नहीं रहा, जल का अणु यूज में लिया जा रहा है। वाटर मॉलिक्यूल को यूज में लिया जा रहा है इस एंजाइम के द्वारा। तो ऐसे एंजाइमों को हम क्या बोलेंगे? जल अपघटनीय एंजाइम। यानी ऐसे एंजाइम जो अपघटन करते वक्त, अपघटन का मतलब तोड़ना, ऐसे एंजाइम जब अपघटन करेंगे, तोड़ेंगे, तो जल को यूज में लेंगे। वाटर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, वाटर को यूज में लेकर एक जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। ऐसे एंजाइमों को हम क्या बोलते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम। जैसे प्रोटीएज किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। लाइपेजेज किसको तोड़ेगा? लिपिड को तोड़ेगा। कार्बोहाइड्रेजेज किसको तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। डंडना डंडन। ठीक है, अब बात आ रही है इनके अंदर वातावरण कैसा होता है मेरे भाई? ये जो एंजाइम जो होते हैं ना, ये अम्लीय वातावरण में काम करते हैं। कौन से वातावरण में काम करते हैं? अम्लीय वातावरण में काम करते हैं। कितने? लगभग पीएच कितना होता है? 5 के आसपास होता है। कितना पीएच होता है? 5 के आसपास होता है। अब सर ये अम्लीय वातावरण कैसे क्रिएट किया जाएगा? पूछेंगे ना सर ये अम्लीय वातावरण कैसे क्रिएट किया जाएगा? मान ले ये कौन है? ये है हमारा लाइसोसोम। कौन है गुरु? ये है लाइसोसोम। कौन है मेरे भाई? लाइसोसोम। ठीक है, और इस लाइसोसोम के अंदर कौन भरे पड़े हैं सर? एंजाइम भरे पड़े हैं। ठीक है, और उन एंजाइमों को अंदर काम करने के लिए कितना पीएच चाहिए सर? पीएच लगभग 5 के आसपास चाहिए, यानी अम्लीय वातावरण चाहिए। अब आप मुझे बताइएगा, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच क्या होती है? घटती है। आपको पता होना चाहिए, है ना? तो अब मुझे बताए यहां पर मेरे को पीएच बढ़ानी है कि घटानी है? घटानी है। पीएच घटेगी तो अम्लीय वातावरण बनेगा, और पीएच अगर यहां पर हमें घटानी है, यानी 7 से 5 लानी है, पीएच घटानी है, तो पीएच घटाने के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। यहां पर इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और कोशिका द्रव्य में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है। तो जरा सोच, कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से हमें हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में, यानी प्रोटॉन को हमें बाहर से अंदर भेजना पड़ेगा। अब बाहर से अगर अंदर भेजूंगा तो ऐसा परिवहन कैसा होएगा? सक्रिय होएगा कि निष्क्रिय होएगा? अब कई बच्चे जो है उनके माथे को चीरती हुई चली गई होगी बात। गई ना? गई ना? हाँ भाई, हाँ भाई, सोचो कितने बच्चों के माथे को चीरती हुई गई ये बात, या कितनों के समझ में आ गई ये बात? कितनों के समझ में आई? सर कीर्ति त्यागी कह रही है सर हमें समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हम वापस से समझाएंगे तुमको। फिर से इधर फोकस कर।
अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच घटता है। इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में घुसी कि नहीं घुसी? घुस गई, इतनी सी बात घुस गई, ठीक है। मैंने तुमसे कहा गुड़िया बालिके, ये अगर एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर ये लयनकाय है, कौन है बेटा? ये लयनकाय है, लाइसोसोम है, ठीक है। और इस लाइसोसोम के अंदर कौन मिल रहे हैं? एंजाइम मिल रहे हैं। कौन है ये? पाचक एंजाइम है। और इन एंजाइमों को काम करना है किस पर? अम्लीय वातावरण, यानी अंदर वातावरण कैसा होना चाहिए सर? अंदर वातावरण जो है वो कैसा होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए। अब अम्लीय का मतलब इतना तो समझ में आता ना केमिस्ट्री में, अम्लीय का मतलब जिसकी पीएच ज्यादा होगी कि कम होगी सर? जिसकी पीएच कम होगी, है ना। तो कुल मिलाकर हमें इस अंदर के वातावरण में हमें पीएच को क्या करना है सर? कम करना है, ठीक है। पीएच अगर कम करनी है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तभी तो पीएच कम होगी। तो यस, हमें अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। बोल सकता हूं यहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, ठीक है। अब मैंने बोला कैसे बढ़ाएंगे? ऑलरेडी यहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कंपैरेटिव टू बाहर कोशिका द्रव्य में इतनी नहीं होती जितनी यहां पर होती है। अंदर लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है। अब बाहर अगर कम है, अंदर ज्यादा है, तो हमें यहां से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को यानी हाइड्रोजन आयन को यहां पर भेजना पड़ेगा। अब जब हम यहां से यहां भेजेंगे तभी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो पीएच और घटेगा, और घटेगा तो वातावरण अम्लीय बनेगा। तो फाइनली मुझे बताइए हाइड्रोजन आयन को तुम्हें कहां से कहां भेजना पड़ेगा? बाहर कोशिका द्रव्य से लाइसोसोम के अंदर भेजना पड़ेगा। और अगर अंदर भेजना पड़ेगा तो ऐसा परिवहन सक्रिय होगा कि निष्क्रिय होगा? सर सक्रिय होगा। और अगर सक्रिय होएगा तो यहां पर इस झिल्ली में, किसकी झिल्ली में? लाइसोसोम की झिल्ली में क्या पंप प्रोटीन होंगे कि नहीं होंगे? अब जिनको ये चीज समझ में नहीं आई पिछला लेक्चर देखिएगा जहां पर बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज मुझे समझानी थी, इतनी सी बात यहां पर लिखी हुई थी, खत्म खल्लास। क्या कि अम्लीय वातावरण में ये सक्रिय होते हैं एंजाइम। कितना? पीएच 5 चाहिए होता। अब ये पीएच बनाने के लिए लाइसोसोम की झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन आयन पंप प्रोटीन पाए जाते हैं, जो क्या कराएंगे सर? सक्रिय परिवहन कराएंगे। डंडना डंडन। हाँ बताओ, अब समझ में आ गया? बालक बालिकाओं क्लियर है? डंडना डंडन समझ में आ गया? फेल्डन का जल, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड कीर्ति, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। चल आगे बढ़ते हैं। अब लाइसोसोम को हमने बोला कि भैया लाइसोसोम बहुरूपता दिखाते हैं। क्या? लाइसोसोम जो होता है ना, ये बहुरूपता दर्शाते हैं। बहुरूपता का मतलब एक चीज जिसके कई सारे रूप हो। सर लाइसोसोम कैसे बहुरूपता दिखाते हैं? ध्यान से सुनिएगा बेटा। लाइसोसोम जो होते हैं ये आपके लाइसोसोम जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 रूप में मिलते हैं। कितने रूप में मिलते हैं? 4 रूप में, ठीक है सर। कौन कौन से रूप में मिलते हैं? मैंने कहा आइए समझते हैं कौन कौन से 4 रूप में मिलते हैं। अब ये जो 4 रूप जो है, ये जो 4 रूप जो है, इनको समझने से पहले ये जो 4 वर्ड मैंने बोले थे, 4 वर्ड कौन कौन से? सर एक आपने बोला था एंडोसाइटोसिस, एक आपने बोला था एक्सोसाइटोसिस, एक आपने बोला था पिनोसाइटोसिस, और एक आपने बोला था फेगोसाइटोसिस। ये 4 वर्ड को पहले समझना पड़ेगा, तभी वो 4 रूप समझ में आएंगे। किसके? लाइसोसोम के 4 रूप समझ में आएंगे। अब सर ये 4 वर्ड का मीनिंग क्या है? मैंने कहा जल्दी से देख। मैंने कहा अगर ये कोशिका और ये कोशिका, अगर कोशिका के अंदर कोई मटेरियल जाए, अंदर कोई भी चीज जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। कोशिका से बाहर अगर वेस्ट मटेरियल निकल जाए तो इसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। पहले तो इतनी सी बात बता, समझ में आया? हाँ भाई जल्दी से मुझे बताओ, इतनी सी बात समझ में आई? कोशिका के बाहर अगर वेस्ट मटेरियल निकलेगा, है ना, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। कोशिका के अंदर अगर कोई मटेरियल जाएगा तो एंडोसाइटोसिस। सर सिर्फ वेस्ट मटेरियल ही निकलता है? नहीं मेरे भाई, अभी अभी तूने याद कर, गोल्जी काय में पढ़ा था ना, सिक्रीशन। सेल से कोई चीज बाहर आ रही है, अब हो सकता है वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाए, हो सकता है एंजाइम बाहर आ जाए, हो सकता है हार्मोन बाहर आ जाए, यानी सेल से बाहर कुछ निकलेगा,
एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर कुछ आएगा एंडोसाइटोसिस। डंडना डंडन, इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ सर, अब आगे देख। अब मैंने बोला सेल के अंदर अगर कोई लिक्विड आएगा, सेल के अंदर अगर कोई लिक्विड आएगा, लिक्विड अगर अंदर आएगा तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे क्या? पिनोसाइटोसिस। सेल के अंदर कौन आ रहा है? तुमने बोला सर सेल के अंदर अगर कोई चीज जाएगी। मैंने कहा क्या जाएगा? मैंने कहा अगर लिक्विड जाएगा, कोई तरल पदार्थ जाएगा किसके अंदर? सेल के अंदर, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। और सेल के अंदर अगर कोई ठोस पदार्थ जाएगा, क्या जाएगा? कोई ठोस पदार्थ जाएगा, ठोस सॉलिड मटेरियल जाएगा, ठोस पदार्थ जाएगा सेल के अंदर, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। चलो जी, इतनी सी बात समझ में? डन डना डन डन। इसमें कोई कंफ्यूजन? जरा यहां तक की बात बता मेरे को, यहां तक कोई दिक्कत? पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस ये दो प्रकार हैं किसके? एंडोसाइटोसिस के। एंडोसाइटोसिस का मतलब था सेल के अंदर जाना। क्या अंदर जाना? लिक्विड जाएगा। पिनोसाइटोसिस सॉलिड जाएगा। फेगोसाइटोसिस खत्म, खल्लास। चलिए सर आगे, आगे की कहानी। अब आगे की कहानी जरा ध्यान से सुन। देख, ये एक सेल थी, मैं इसके अंदर एंडोसाइटोसिस करने वाला हूं। एंडोसाइटोसिस यानी सेल के अंदर भेजने वाला हूं। क्या भेजने वाले हो? मैंने बोला मैं एक लिक्विड भेजने वाला हूं। अब ये लिक्विड जब अंदर जाएगा तो ऐसे क्या खुलेआम चला जाएगा? सोच, ये लिक्विड अंदर जाएगा तो ऐसे खुलेआम चला जाएगा, या ये जो सॉलिड जो अंदर जाएगा क्या ऐसे खुलेआम चला जाएगा? नहीं, पहले इनको एक संरचना के अंदर बंद किया जाएगा। ये लिक्विड आया, इस लिक्विड को हमने एक लिपिड के आवरण के अंदर, लिपिड के आवरण के अंदर बंद कर दिया। सिमिलरली ये जो सॉलिड मटेरियल जब अंदर आएगा तो सॉलिड मटेरियल को भी हम एक लिपिड के आवरण के अंदर बंद कर देंगे। अब ये जो लिपिड के आवरण के अंदर हमने बंद कर दिया, नाउ दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पिनोसोम। और ये जो सॉलिड मटेरियल एक लिपिड के आवरण के अंदर बंद किया गया है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फेगोसोम। तो तुमको फेगोसोम पिनोसोम समझ में आया? व्हाट इज फेगोसोम, व्हाट इज पिनोसोम? बोलिए सर क्लास कितने बजे तक चलेगी? तुम डांट खाने का काम करते हो, कसम से तुम सामने हो तो तुम्हारी पिटाई कर देता। पिटाई नहीं, तुमको क्लास से बाहर निकाल देता। फायदा ना उठाओ, ऑनलाइन क्लास है तो कि कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी बोल देंगे क्लास। अरे तुमको नहीं करनी, तुम जाओ यार, क्यों बार बार डिस्टर्ब करने आ जाते हो? नहीं लेनी है मत लो, जाओ मरियम क्लास से बाहर निकलो। जरूरी है हर बात में सर क्लास कितने बजे तक चलेगी? अरे जब तक चलेगी क्लास में चुपचाप बैठो, क्लास लो। नहीं लेनी है बाद में ले लो। हाँ भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई? डन, क्लियर? यहां तक चीज समझ में आ गई? पिनोसोम क्या है, फेगोसोम क्या है? तो पिनोसोम वो एक संरचना जिसके अंदर लिक्विड मटेरियल अंदर आया था, हमने उसको एक आवरण के अंदर बंद कर दिया, ये संरचना है पिनोसोम। सॉलिड मटेरियल जिसके अंदर डाला गया उसका नाम है फेगोसोम। डन। चलिए सर, यहां तक की बात समझ में आ गई है? जिनको आ गई है बल्ले बल्ले, जिनको नहीं आई है थल्ले थल्ले। चलिए जी। अच्छा, एक और चीज, एक वर्ड इंग्लिश में बोला जाता है सेल वॉमिटिंग, और एक वर्ड इंग्लिश में बोला जाता है सेल ईटिंग। सेल ईटिंग का मतलब सेल कुछ खा रही है, और सेल वॉमिटिंग मीन्स सेल कुछ उल्टी कर रही है। अब निकालने को, हम वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है? हम कुछ निकाल देते हैं। तो सेल वॉमिटिंग मीन्स एक्सोसाइटोसिस, सेल ईटिंग मीन्स एंडोसाइटोसिस। ये जरूर याद रखना। डन, क्लियर है? फेगोसोम समझ में आ गया, पिनोसोम समझ में आ गया, फेगोसाइटोसिस समझ में आ गया, पिनोसाइटोसिस समझ में आ गया। हाँ सर ये समझ में आ गया। अब ये बताइए ये क्यों बताया? ये रीजन था इसका बताने का। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर आपको लाइसोसोम के क्या बताने वाला हूं? 4 प्रकार बताने वाला। लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक लाइसोसोम, दूसरा द्वितीय लाइसोसोम, तीसरा तृतीय लाइसोसोम, और चौथा चतुर्थ लाइसोसोम। सर इनके नाम भी होते हैं क्या? हाँ। प्राथमिक लाइसोसोम को हम सिंपली प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं इंग्लिश में। द्वितीय लाइसोसोम को हम बोलते हैं हेट्रोलाइसोसोम या हेट्रोफेगोसोम।
तृतीय लाइसोसोम को हम बोलते हैं अपशिष्ट काय या रेजिडुअल बॉडी, और चतुर्थ लाइसोसोम को हम बोलते हैं ऑटोफेगोसोम। तो ये चार नाम हैं, चार रूप हैं किसके, लाइसोसोम के। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला प्राथमिक लाइसोसोम की बात करते हैं। सिर्फ एक लाइन, सिंपल सी एक लाइन, ध्यान से देख यहां पर इस संरचना को। क्या इस संरचना में, ये गोल्जी बॉडी में यहां पर पाचक एंजाइम डाले गए थे? हां जी। उन पाचक एंजाइमों के ऊपर आवरण चढ़ाया गया? हां जी। ये जो बना था ये सबसे पहला लाइसोसोम बना? हां जी। क्या नाम दिया? प्राथमिक लाइसोसोम? हां जी। खत्म। तो बड़ा, अब ये लाइसोसोम अलग हो जाएगा, ये लाइसोसोम क्या हो जाएगा, यहां से अलग हो जाएगा। ये लाइसोसोम यहां से अलग हो गया और इसके अंदर क्या भरे पड़े हैं सर? पाचक एंजाइम भरे पड़े हैं। इसको हमने नाम दिया है क्या? प्राथमिक लाइसोसोम। अब प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर केवल पाचक एंजाइम है, अभी पाचन नहीं किया इन्होंने। प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर क्या है? पाचक एंजाइम है। प्राथमिक लाइसोसोम किससे अलग हुआ? गोल्जी काय से अलग हुआ। पढ़ यहां पर क्या लिखा हुआ है, सर्वप्रथम गोल्जी काय की ट्रांस सतह से बनते हैं। सिंपल। वो जो गोल्जी काय थी उसकी ट्रांस सतह पर बने। कौन बने? प्राथमिक लाइसोसोम बने। उससे क्या हो गए? अलग हो गए। अब इसके बाद क्या होगा गुरु? इसके बाद क्या होगा? अब इधर देख, तो इन्हें इसके अंदर क्या डाल रखे? तुमने इसके अंदर क्या डाल रखे? इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या है सर? पाचक एंजाइम हैंगे ना? हैंगे ना? कौन हैंगे सर? प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम हैंगे। ओके सर। अब आगे, आगे देख, इस कोशिका के अंदर, ये कोशिका थी, इस कोशिका के अंदर सीधा हम लाइसोसोम की बात करते हैं। ये लाइसोसोम है और इसके अंदर कौन है? पाचक एंजाइम है। कौन है बेटा? ये प्राइमरी लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम है और इसके अंदर कौन है? पाचक एंजाइम है। ओके सर। अब आगे, अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले तूने देखा, अगर ये ठोस पदार्थ था, सॉलिड मटेरियल थे, ये जब अंदर आते हैं तो इन सॉलिड मटेरियल के ऊपर एक लिपिड का आवरण चढ़ जाता है। सोच, ये सॉलिड मटेरियल जब आए, ये सॉलिड मटेरियल जो थे बेटा, ये सॉलिड मटेरियल, ठोस पदार्थ जब अंदर आएंगे गुरु, ये जब अंदर आएंगे तो सोच, क्या इनके ऊपर एक लिपिड का आवरण चढ़ जाएगा? इस संरचना को अभी अभी तूने क्या बोला था? फेगोसोम बोला था कि नहीं बोला था? हां सर। ये कौन है? फेगोसोम है। क्या यहां तक की बात तुम्हें समझ में आई? क्या यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई? चलो, हाँ भाई, मुझे बेटा बताते रहना। अगर कोई बच्चा स्पैम कर रहा है कंटिन्यूअसली, मुझे बताना, मैं उसको ना भगा दूंगा यहां से। मुझे बता देना अगर कोई कंटिन्यूअसली स्पैम कर रहा है तो बता देना, क्योंकि देखो मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं। आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ेगा उसको तो क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा ना। प्रिया, विक्की कह रहा है प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या क्या बोलूं, क्या ही बोलूं, बताओ क्या जमाना आ गया। प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? शिद्दत बाबू, अगर होएगी तो सिर्फ 12 बजे होएगी, ध्यान रखना। हाँ भाई,
चलो देखो, विक्की का तो खत्म हो गया, उसको तो खल्लास कर दिया अपन ने चैनल से। अब बताइए, और किसी को गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनानी है या किसी को बॉयफ्रेंड बनाना है तो बता दो। और कोई है यहां पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने वाले? बेटा तेरे पापा को बोले एक बार, पापा के पास जा और पापा के सामने खड़ा हो जा। विक्की नाम से जो बालक आया था, बेटा पापा के सामने जा और पापा के सामने बतिया, पापा हमको प्रिया को गर्लफ्रेंड बनाना है। फिर देख बेटा, कसम से पापा तेरी इतनी गर्लफ्रेंडें बनाएंगे, इतनी गर्लफ्रेंडें बनाएंगे, आज के बाद जिंदगी भर भूलेगा नहीं, ना प्रिया को भूलेगा और ना पापा की कुटाई को भूलेगा। एक बार आजमा के देख, इतनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे ना तेरे पापा, तेरी इतनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे, फिर कभी नहीं भूलेगा। क्या किसी भी चैनल पर जाकर मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बेटा इतना ही आसान होता, इतना ही आसान होता, हर चैनल पर जाकर तू पूछने लग जाता है मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अरे इतना भरा बैठा है बेटा, इतना भरा बैठा है जिंदगी में, है? कुछ पढ़ ले, कुछ बन जा, कुछ कमा ले, फिर चाहे गर्लफ्रेंड बनाना चाहे बॉयफ्रेंड बनाना, कुछ भी बनाना बेटा, पढ़ाई तो कर ले बेटा। है गर्लफ्रेंड बनाने के बाद उस गर्लफ्रेंड को खिलाना पिलाना पड़ता है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो कैसे कमाएगा? कुछ बनेगा, पढ़ेगा, लिखेगा तभी तो करेगा ना, समझ रहा है? तो बिना पढ़ाई लिखाई किए गर्लफ्रेंड नहीं बनती, समझ रहा है? ठीक, तो बेटा पहले तेरे को गोल्जी बॉडी पढ़ना पड़ेगा, फिर तेरे को यहां पर लैन काय पढ़ना पड़ेगा, राजधानी पढ़ना पड़ेगा, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ठीक है, आज के बाद याद रखना, भूल ना जाइए। चल आइए, सो बेटा यहां पर फेगोसोम चीज समझ में आ गई थी। फेगोसोम क्या था? वो संरचना जिसके अंदर ठोस पदार्थ था। यहां तक की बात समझ में आ गई। ये कौन है? प्राथमिक लाइसोसोम है, ये चीज समझ में आ गई। अब पढ़ दे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। हम यहां पर पढ़ने वाले हैं द्वितीय लाइसोसोम। सर ये द्वितीय लाइसोसोम क्या होते हैं? इधर देख, इस डायग्राम में देख, इधर देख, ये फेगोसोम आया, हां सर आ गया। कौन आ गया? फेगोसोम आ गया। ये था प्राथमिक लाइसोसोम। कौन था? ये था प्राथमिक लाइसोसोम। और ये कौन है? फेगोसोम। और ये दोनों मिल जाएंगे तो बनेगा हेटेरोलाइसोसोम। सर समझ नहीं आया। मैंने कहा ये देख, देख वापस से देख, फिर से देख, कंटिन्यूअसली। थोड़ा सा वो कुछ बालक होते हैं बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मौज मस्ती हम भी ले लेते, थोड़ी सी मौज मस्ती आप भी ले लेते, है ना? तो दोनों से चलता रहेगा। ठीक है, चलें। इधर देखो, देखो बेटा वापस से ध्यान से सुनना। ये एक कोशिका थी और इस कोशिका में ये गोल्जिका, और इस गोल्जिकाए की ट्रांस सतह से लाइसोसोम बना था। वो लाइसोसोम जो बना है, वो लाइसोसोम जिसके अंदर पाचक एंजाइम है, उसको हमने क्या बोल दिया सर? उसको हमने प्राथमिक लाइसोसोम बोल दिया। ये गोल्जिकाए से बना था, इसके अंदर पाचक एंजाइम है, डन, खत्म। चलो, फिर मैंने बोला कोई ठोस मटेरियल आया था, और ये जो ठोस पदार्थ जो था, ये जो ठोस पदार्थ जो है, इस ठोस पदार्थ का हम क्या करने वाले हैं? पाचन करने वाले हैं। अब इमेजिन कर, इस ठोस पदार्थ का पाचन हम कोशिका के अंदर करने वाले हैं। कोशिका के अंदर पाचन कौन कराएंगे? पाचक एंजाइम, है ना? चलिए, अब ये जब ठोस पदार्थ अंदर आए थे तो इनको हमने लिपिड के आवरण के अंदर घेर लिया था, और इस संरचना को हमने फेगोसोम बोला, डन। अब ये फेगोसोम और ये प्राथमिक लाइसोसोम दोनों फ्यूज्ड हो जाएंगे। अब ये दोनों जब फ्यूज्ड हो जाएंगे तो एक संरचना बन रही है। क्या? ये और ये और ये प्राथमिक लाइसोसोम और फेगोसोम दोनों क्या हो गए? फ्यूज्ड हो गए। अब जब फ्यूज्ड हो गए तो इमेजिन कर, इसके अंदर क्या है? सर ठोस पदार्थ है। मैंने कहा हाँ। सर पाचक एंजाइम है। मैंने कहा हाँ। नहीं है, दोनों चीजें हैं ना। कौन कौन है जरा सोच। सर ठोस पदार्थ भी है और पाचक एंजाइम भी है। ये पाचक एंजाइम है सर, ये ठोस पदार्थ है। ठोस खाद्य पदार्थ लिख देता हूं, खाद्य पदार्थ है। हाँ सर। अब ये जो संरचना जो यहां पर बनी है, इस संरचना को बोला जाता है द्वितीय लाइसोसोम।
इस संरचना को हमने क्या नाम दिया है? द्वितीय लाइसोसोम बोला। ये संरचना जो है इसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीय लाइसोसोम बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं, या हेट्रोफेगोसोम बोलते हैं। अब ये चीज सुनने के बाद में हेट्रो का मतलब क्या होता है? सोच, हेट्रो मीन्स विषम। क्या तूने यहां पर दो अलग अलग विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। क्या तूने यहां पर एक ऐसा लाइसोसोम देखा या ऐसा लाइसोसोम बनाया जो दो अलग अलग चीजों के मिश्रण से बना है? किसके सर? एक प्राइमरी लाइसोसोम और एक फेगोसोम। दो अलग अलग चीजें मिलकर क्या बना रही है? हेट्रोफेगोसोम या द्वितीय लाइसोसोम। ठीक है जनाब, अब क्या होगा? अब सोच, इसके आगे क्या होगा? खुद लगा, दिमाग लगा। अब इसके अंदर क्या होएगा? सोच, जल्दी 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 फटाफट। इस संरचना के अंदर क्या होगा? बोलो, जल्दी से बताओ। इस संरचना के अंदर क्या होएगा? फटाफट आंसर आंसर आंसर। वेल डन अर्सला लड़की ने जल्दी से आंसर दिया, वेरी गुड। और कोई? पूजा गोल्डी, बहुत ही बढ़िया। वैष्णवी, आंचल, बहुत ही बढ़िया। मैंने पूछा इसके अंदर क्या होगा? भाई इसके अंदर देख, फूड मटेरियल है, खाद्य पदार्थ मीन्स फूड मटेरियल, और एंजाइम है। हाँ, क्या होएगा? एंजाइम क्या करेंगे सर? पाचन कर देंगे? नहीं करेंगे। एंजाइम क्या कर देंगे सर? एंजाइम इस संरचना के अंदर पाचन कर देंगे। इस खाद्य पदार्थ के छोटे 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 टुकड़े कर देंगे। क्या कर देंगे? छोटे 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 टुकड़े कर देंगे। अब इतने छोटे हैं कि मैं कैसे दिखाऊं, चलो जूम करके दिखा दूंगा। छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, पाचन कर दिया। किसने? एंजाइमों ने। एंजाइम खत्म, एंजाइम ने अपना काम कर दिया, एंजाइम खत्म। अब जरा सोच, अंदर क्या रह गया? अंदर क्या रह गया? जो खाद्य पदार्थ आया था उसका क्या हो गया सर? पाचन हो गया। हाँ सर, पाचन हो गया। हो गया ना? हमने जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में बदल दिया। हाँ सर, बदल दिया। अब मेरे को तू बता, तू खाना खाता है? हाँ। खाना जब तू खाता है तो उससे तेरे को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। हाँ सर। और साथ साथ वेस्ट मटेरियल नहीं बनता? हाँ सर, बनता है। तो मेरे भाई, जब यहां पर पाचन होता है तो ठोस खाद्य पदार्थ का जब पाचन हुआ तो यहां पर सरल खाद्य पदार्थ तो बने और वो यहां से बाहर भी निकल गए। और उनकी आवश्यकता किसको होगी? इस कोशिका को होगी। मेरे भाई जरा सोच, मान ले यहां स्टार्च था, स्टार्च का तूने पाचन कर दिया, क्या बन गए? ग्लूकोज बन गए। प्रोटीन का पाचन कर दिया, क्या बन गए? अमीनो अम्ल बन गए हैं। लिपिड का पाचन कर दिया, क्या बन गए? वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल बन गए। वो सारी चीजें, आवश्यक खाद्य पदार्थ यहां से बाहर आ जाएंगे। तो सर अंदर क्या बच जाएगा? जरा सोच, अंदर क्या अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा? वेस्ट मटेरियल बच जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ। हाँ सर, अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा। कौन बच जाएगा सर? अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा। जो पाचन होने के बाद पाचनीय खाद्य पदार्थ है वो तो बाहर आ जाएंगे। बाहर आ गए, क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत है कोशिका को, वो टूटेंगे तो और एनर्जी मिलेगी। डन। अब आप मुझे बताइएगा, ये संरचना जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अब क्या बच गया? सोच, ये संरचना जिसके अंदर अब सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? दिमाग लगा। इस संरचना के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया सर? वेस्ट मटेरियल बच चुका है, वेस्ट मटेरियल रह गया है। ये है हमारा तृतीय लाइसोसोम। ये कौन है बेटा? ये है हमारा तृतीय लाइसोसोम। और उस तृतीय लाइसोसोम का नाम जरा देख, यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? उसका नाम है अपशिष्ट काय, अंग्रेजी में रेजिडुअल बॉडी। इस वर्ड से थोड़ा बहुत मीनिंग तो लगा ही सकता है ना, दिमाग में सोच सकता है। अपशिष्ट काय का मतलब क्या होगा? एक ऐसी संरचना, एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ होंगे। ये देख, यही तो बताया मैंने भी यहां पर। ये क्या है सर? अपशिष्ट काय है, अंदर अपशिष्ट मटेरियल भरा पड़ा। इसको हम क्या बोलेंगे? तृतीय लाइसोसोम। तृतीय लाइसोसोम, अपशिष्ट काय। सर अब इसका क्या होएगा? अब इसका क्या होएगा गुरु? ये
ये अपशिष्ट लाइसोसोम यहां जाकर फट जाएगा और ये फट जाएगा और ये फट जाएगा, तो इसका वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाएगा। और वेस्ट मटेरियल अगर बाहर आ जाएगा तो मेरे भाई सोचो, इस प्रक्रिया को एक्सोसाइटोसिस बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो दिमाग लगाए, इस अपशिष्ट काय के कारण जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। डन। कितने हो गए? कितने हो गए सर? 3 प्रकार के लाइसोसोम हो गए। अब चौथे प्रकार का लाइसोसोम, और फटाफट ध्यान से सुन ले। देख बेटा, ये वापस से ये हमारी कोशिका, हाँ सर कोशिका, इसके अंदर ये कौन था सर? ये प्राथमिक लाइसोसोम था। कौन था ये? प्राथमिक लाइसोसोम था। कौन है ये? प्राथमिक लाइसोसोम है। ठीक है, हाँ सर। अब इमेजिन कर, यहां पर ये कोशिका जो है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, इसके अंदर ये अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका है, ये गोल्जी काय है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। अब सोच, ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया था ना, ये वाला, ये खराब हो गया है। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया थे, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया थे, ये मान ले अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका है और ये गोल्जी काय है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया थे, जिसमें से ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, या ये माइटोकॉन्ड्रिया ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या इस माइटोकॉन्ड्रिया को यहां पर रखा जाना चाहिए या इसको खत्म कर देना चाहिए? सोचो अर्सला, जल्दी से मुझे बताओ। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हमें रखना चाहिए या हमें इसे खत्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए? सोचो जल्दी से, क्या हमें इसे रखना चाहिए या इसे नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए? मैंने कहा ठीक है सर, इसको खत्म कैसे किया जाएगा? इसके पास में आएगा ये प्राथमिक लाइसोसोम, इसको ग्रहण कर लेगा और फाइनली अंदर ये एंजाइम क्या कर देंगे? इसका पाचन कर देंगे। तो जरा सोच, क्या तेरे को एक लाइसोसोम का एक और कार्य पता लगा क्या? कि कोशिका के अंदर अनावश्यक जो कोशिकांग जो है, जो ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनका पाचन भी कौन करता है? आपका लाइसोसोम करता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो लाइसोसोम जो बाहर से भोजनीय पदार्थ आ रहे हैं, उनका तो पाचन करा ही रहा है कोशिका के अंदर, साथ ही साथ ऐसे कोशिकांग जो खराब हो गए हैं, कार्य नहीं कर पा रहे, उनका भी पाचन करा दिया। ठीक है, अब इमेजिन कर, अगर सोच सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो जाए, गोल्जी काय काम ना करे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम, अरे ये केंद्रक ही काम ना करे, इस कंडीशन में क्या ये कोशिका जीवित रहनी चाहिए या इस कोशिका को ही नष्ट कर दे? बताओ। सोच, एक ऊतक जो है, इस ऊतक के अंदर एक कोशिका ऐसी थी जो ढंग से कार्य नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उसके कोशिकांग जो हैं वो खत्म हो गए, या कोशिकांग अनियंत्रित रूप से कार्य कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इस कोशिका को रहने दिया जाए इस जगह पर या खत्म कर दिया जाए? सर, इस कोशिका को ही खत्म कर दिया जाए। तो कैसे खत्म होएगी मेरे भाई? इसका ये जो लाइसोसोम जो था ना, ये लाइसोसोम फट जाएगा, और लाइसोसोम अगर फट जाएगा तो इसके एंजाइम यहां पर निकल जाएंगे, और ये एंजाइम इस पूरी कोशिका को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो क्या यहां पर एक सेल ने खुद का सुसाइड कर लिया, खुद की आत्महत्या कर ली? हां सर, आत्महत्या कर ली। तो याद रखना, वो लाइसोसोम, ध्यान से सुनना, वो लाइसोसोम जो या तो कोशिकांग को क्या कर दे? खत्म कर दे, नष्ट कर दे, या एक संपूर्ण कोशिका को ही क्या कर दिया जाए? संपूर्ण कोशिका को ही क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। तो ऐसा लाइसोसोम जो या तो कोशिका के कुछ कोशिकांग को खत्म कर रहा है, जो अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहे, ढंग से कार्य नहीं कर रहे, या तो कोशिकांग को नष्ट करे या पूरी कोशिका को ही नष्ट कर दे, ऐसे लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थ लाइसोसोम। अब जरा सो, चतुर्थ लाइसोसोम को इंग्लिश में देख क्या लिखा? ऑटोफेगोसोम। ऑटो का मतलब खुद को ही
खत्म कर देना। तो याद रखना चतुर्थ लाइसोसोम क्या होंगे, जो बेटा खुद के ही कोशिकांग को, एक कोशिका के खुद के कोशिकांग को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, या पूरी कोशिका को ही खत्म कर देते हैं। तो अब जरा सोचिए, 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा था लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं हाँ सर, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्यों खोलते हैं, आई होप अब बताने की जरूरत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा कि खुद कोशिका को ही क्या कर रहे हैं, ये नष्ट कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये लाइसोसोम के 4 प्रकार, ये एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ भाई, चमक गया एकदम से, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई। वेल डन मनु प्रजापति, बहुत बढ़िया। शुभम, प्रिया नाम से जो लड़की है, सुधर जाओ, बातें कम करो, नहीं तो तुमको भी क्लास से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। डन, चलें आगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो कोशिकांग हम पढ़ने वाले हैं वो है रसधानी, जिसका नाम है वैक्यूल। रसधानी, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं, इसकी बात हम करने वाले हैं। आइएगा, रसधानी की बात करते हैं, पढ़ते हैं आगे रसधानी के बारे में। तो रसधानी की खोज किसने करी, डुजारिडिन ने खोज करी थी। क्या बोला हमने, जो डुजारिडिन थे उन्होंने खोज करी थी, किसकी, रसधानी की क्या करी थी, खोज करी थी। ओके सर, याद रखना, कहीं लिखा नहीं हुआ एनसीईआरटी में, लेकिन बच्चे ने पूछा सर खोज किसने करी, क्योंकि हर चीज में तो उनको खोज करता चाहिए होता है, जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज होती है वो नहीं, हमको खोज करता बताइए। ले भाई, डुजारिडिन ने खोज करी थी, किसकी खोज करी थी, रसधानी की खोज करी थी। एक पादप कोशिका का 90% भाग जो होता है वो कौन घेरे होती है, एक बड़ी सी रसधानी घेरे हुए होती है, ये भी याद रखना है। एक प्लांट सेल का 90% एरिया जो होता है वो कौन घेरे होती है, रसधानी घेरे होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सर इसके अंदर होता क्या है, अब नाम में क्या आ रहा है, रसधानी आ रहा है, तो रस होगा कि नहीं होगा। अरे बांगड़ू, आरंभ 2 में कब पढ़ाओगे, अरे आरंभ 2 में भी अगर पढ़ाऊंगा तो यही चैप्टर ही तो पढ़ाऊंगा, और यही चैप्टर ही तो पढ़ा रहा हूं। यहां पर पगला गया है क्या, हिल गया है माथा, है सोच, जब पगला जाता है ना, दिमाग हिल जाता है, तो एक गाना निकलता है दिमाग से, एक गाना निकलता है दिल से, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन जुलूस पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है, परिंदा फड़फड़ाए, वो फड़फड़ाए, मैं की करा, यही हो रहा है ना तेरे साथ। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन जी ना पाए, मैं की करा, है ना, वही हो रहा है ना तेरे साथ। आरंभ 2 में डाल दो, इसमें डाल दो, उसमें डाल दो। अबे वहां पर भी पढ़ाऊंगा तो यही तो पढ़ाऊंगा, तो यहां पर पढ़ लेना चुपचाप। फड़फड़ा जाता है दिमाग तुम्हारा। अभी थोड़ी देर में कहेगा सर फिजिक्स भी पढ़ा दो, सर केमिस्ट्री भी पढ़ा दो। अरे छोड़ो सर, संस्कृत पढ़ाओ, हम यूपीएससी की तैयारी करें। सर हिस्ट्री पढ़ाओ, हम तैयारी करेंगे सर। मैं की करा। हाँ भाई, डुजारिडिन ने खोज करी थी, किसकी खोज करी थी, रसधानी की खोज करी थी। ये रसधानी जो होती है एक पादप कोशिका का 90% एरिया कवर करती है। हाँ जी, करती है। ये रसधानी में क्या होता है, रस होता है। रस का मतलब, इस रस को अंग्रेजी में बोलते हैं सैप, SAP। अब इस रस में क्या मिलता है, सर इस रस में जल है, बिना जल के रस कैसे बनेगा, तो जल है।
उसके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल भी हैं, उसके साथ साथ अनुपयोगी पदार्थ। अनुपयोगी पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जिसको अभी हम उपयोग में नहीं ले रहे लेकिन हो सकता है बाद में उपयोग में ले जाए। जैसे तुम्हारे घर में स्टोर रूम होता है, तुम्हारे घर में फ्रिज होता है, उसमें तुम चीजें डालते हो। मान ले तेरे घर पर मम्मी या पापा जो भी सब्जी लेकर आते हैं, वो सब्जी जब लेकर आएंगे तो सारी की सारी सब्जी एक दिन में नहीं बना दोगे ना, कुछ स्टोर करते हो ना कि हाँ कल बनाएंगे परसों बनाएंगे, तो स्टोर रूम। तो उसी तरीके से ये एक स्टोर रूम है जिसके अंदर हमने स्टोर कर दिया अनुपयोगी पदार्थों को, एंजाइम्स को, लवण को, आयंस को यहां पर डाल दिया, जिसके मिश्रण से एक रस बन गया। इसको हमने बोल दिया रसधानी। डुजारिडिन ने खोज करी, प्लांट सेल में 90% एरिया रसधानी घेरे हुए होती है। खत्म। ये 3 बिंदु थे, इतने से बिंदु आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब तुमको ये भी याद होगा ये रसधानी कैसे बनी थी। याद कर, गोल्जी काय की ट्रांस सतह से, किसकी, जो गोल्जी काय था उस गोल्जी काय की ट्रांस सतह से खाली रिक्तिका बनी थी। सोच, गोल्जी काय की ट्रांस सतह से खाली रिक्तिका बनी। हाँ सर, एक खाली रिक्तिका बनी थी। उस खाली रिक्तिका के अंदर तुम अनुपयोगी पदार्थ, एंजाइम, अपशिष्ट पदार्थ, लवण, जल ये भरते जा रहे हो। स्वाहा। क्या बना दिया? रसधानी। क्या बना दी? रसधानी। तो रसधानी किसने बनाई? गोल्जी काय ने बनाई। अब प्रश्न यहां पर नीट में क्या पूछा जाता है बेटा, पर्टिकुलरली याद रखना, ये जो रसधानी जो बनी है ना, इस रसधानी का जो एकल झिल्ली जो होती है, एक सिंगल मेम्ब्रेन जो होती है, उसका नाम याद रखना, उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो भूलना जाइएगा, टोनोप्लास्ट क्या है? वो सिंगल मेम्ब्रेन, वो सिंगल झिल्ली, वो एकल आवरण किसका? रसधानी का। उसका नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट। भूलना जाइएगा, कौन? टोनोप्लास्ट। याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आता है। टोनोप्लास्ट। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर नेक्स्ट छठा बिंदु। अब इधर देखना, यह है रसधानी, और इस रसधानी के अंदर तूने भर भर के क्या डाल दिए हैं? मान ले आयंस डाल दिए। मान ले यहां पर पोटेशियम आयन भर भर के डाल दिया, ठीक है। बाहर भी पोटेशियम आयन है। पोटेशियम आयन कहां ज्यादा? यहां ज्यादा। कहां कम? बाहर कोशिका द्रव्य में। अब जो यहां पर पोटेशियम आयन है जिसकी अभी उपयोग नहीं है, तो इसको क्या करेगा? यहां पर भेजेगा। हाँ भेजेगा। तो कौन सा परिवहन होएगा? सक्रिय परिवहन। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, क्या? पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत। सर, ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत का मतलब क्या होता है? ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत का मतलब क्या होता है? तो गुरु ध्यान से देखना, सांद्रता प्रवणता के विपरीत ये शब्द जब आता है, क्या? सांद्रता प्रवणता के विपरीत ये शब्द जब आता है, क्या? सांद्रता प्रवणता के विपरीत अगर कोई शब्द आता है तो इसका मतलब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कोई मटेरियल निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाता है तो उसके लिए हम वर्ड जो यूज में लेते हैं वो क्या लेते हैं? सांद्रता प्रवणता के उल्टा। यानी अरे खुद सोच, कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रही है, आराम से जाती जा रही है। किसी को कोई दिक्कत थी? तुमसे नहीं पूछ रहा मैं, आयन से पूछ रहा हूं। मान ले आयन है, एक आयन जो है यहां पर ज्यादा है वहां कम है, आयन जा रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, आयन को कोई दिक्कत नहीं, बरोबर काम चल रहा है, आयन चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जरा सोच, उल्टा काम कब होएगा? जब एक जगह आयन कम है वहां पर ज्यादा, अब आयन जो है जोर लगा के अरे इधर से इधर जा रहा है? अब जब वो जाएगा तो किसी ना किसी चीज के विपरीत जा रहा है। किसके विपरीत जा रहा है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज में लेंगे? सांद्रता प्रवणता के विपरीत, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अप हिल ट्रांसपोर्ट बोला जाता है इस चीज को। तो याद रखना, ये वर्ड अगर कहीं दिखे सांद्रता प्रवणता के विपरीत यानी सक्रिय परिवहन, और अगर दिखे सांद्रता प्रवणता के अनुसार तो याद रखना निष्क्रिय परिवहन। सर ये क्यों बताया? अब खुद सोच ले, खुद दिमाग लगा ले, यहां पर मैंने ये क्यों बताया होगा। सोच, यहां पर अभी मैंने तेरे को बताया कि इस रसधानी के अंदर जो भी मटेरियल जाएगा वो कौन से परिवहन से जाएगा? जब रसधानी में मटेरियल्स की सांद्रता ज्यादा है,
बाहर कम है, तो कम से उच्च सांद्रता में अगर कोई आयन जाएगा, कोई पदार्थ जाएगा, राजधानी में जाएगा, तो कौन सा परिवहन? सक्रिय। और सक्रिय परिवहन के लिए हम क्या यूज में लेंगे? सांद्रता प्रवणता के विपरीत। अब हमारी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में ना छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है। देखो यहां पर कई बच्चे बोलते हैं सर ये टफेनोप्लास्ट क्या है? टफेनोप्लास्ट, टफेनोप्लास्ट नहीं है, टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट। तो याद रखना, टोनोप्लास्ट से होते हुए, टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली थी? सर ये जो राजधानी है इसकी झिल्ली है, इसका नाम है टोनोप्लास्ट। इस टोनोप्लास्ट से होते हुए सांद्रता प्रवणता के विपरीत यानी सक्रिय परिवहन करेंगे कौन? आयंस, और यहां जाकर स्टोर हो जाएंगे। खत्म, खल्लास, इतनी सी थी बात। चलिए मेरे भाई, यहां तक चीज क्लियर हो गई है। अब दो बिंदु और रह गए हैं, और वो क्या रह गए हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। युगलीना आपने नाम सुना? हाँ सर, ये एक जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है जिसमें हम आधे जीवों को रखते हैं। सिमिलरली आपने अमीबा नाम सुना? हाँ सर सुना। आपने 10th क्लास में अगर पढ़ा हो, वैसे तो आपको पूजा मैडम ने पढ़ाया होगा, जो डाउटनेट में पढ़ाती हैं पूजा मैडम, 10th क्लास में अमीबा के बारे में बताया होगा। अगर आप में से कोई 10वीं कक्षा से पढ़ता हुआ आ रहा है डाउटनेट से, तो उनको बताया होगा। आपको याद आ रहा है अमीबा के अंदर पाचन था 10वीं कक्षा में, 10th क्लास में 5वां चैप्टर था बायो का, जिसका नाम था क्या? जैव प्रक्रम। और वहां पर जैव प्रक्रम में सबसे पहली जैविक प्रक्रिया बता रखी थी क्या? पाचन। और उस पाचन में अमीबा का उदाहरण दे रखा था। याद आ रहा है? हाँ जी, याद आ रहा है? जरा जल्दी से मुझे बताओ, याद आ रहा है बेटा? बोलिए जरा जल्दी से बताइएगा। याद आ रहा है? दसवीं कक्षा में पूछ रहा हूं हृदय आनंद बेटा, 10th क्लास में। प्रिया अनुपम, मैंने देखा नहीं बेटा आपका, वापस से भेज दो। मैं क्यों इग्नोर करूंगा? हैं? मैं क्यों इग्नोर करूंगा भाई आपके क्वेश्चन को? जो दिखेगा बताता जाऊंगा, जो नहीं दिखेगा तो आपको लगेगा कि इग्नोर कर रहा हूं। मेरे कौन से बेटा आप जानी दुश्मन हो जो मैं आपको इग्नोर करूंगा? हाँ भाई, सो अमीबा जो होता है, इस अमीबा के अंदर कूटपाद होते हैं। हाँ सर, कूटपाद होते हैं। कूटपाद जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी खाद्य पदार्थ आता है वो खाद्य पदार्थ अंदर आता है। अंदर आने के बाद फेगोसोम बन जाता है। फेगोसोम बनने के बाद उसके अंदर क्या बन जाएगा बेटा? फेगोसोम के अंदर लाइसोसोम पाचन कर देंगे। अभी अभी पढ़ा था, एक वापस से लैनकाय बनेगा, जो क्या था? तृतीय था। वो क्या कहलाएगी? उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, वो लैनकाय। वो जो तृतीय लाइसोसोम आपने देखा अभी अभी थोड़ी देर पहले, सोच, तृतीय लाइसोसोम पढ़ा था। क्या था तृतीय लाइसोसोम? अपशिष्ट काय था। हाँ सर, अपशिष्ट काय था, जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ थे। हाँ सर। अब जरा सोच, वो अपशिष्ट काय के अंदर अगर क्षमता आ जाए संकुचन करके प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंचने की, तो ऐसी रसधानी को हम क्या बोलते हैं? संकुचनशील रसधानी बोलते हैं। तो याद रखना, युगलीना में, अमीबा में क्या मिलती है? संकुचनशील रसधानी मिलती है। याद रहेगा। दूसरा, युगलीना के अंदर, अमीबा के अंदर एक और खाद्य रसधानी भी मिलती है। अब जरा सोच, ये रसधानी जो थी इसके अंदर तो क्या स्टोर कर रहा था? सर, अनुपयोगी पदार्थ। मान ले अगर तू वेस्ट मटेरियल की जगह अगर यूजफुल मटेरियल स्टोर कर लेगा, खाद्य पदार्थ स्टोर कर लेगा, तो ऐसी रसधानी को मैं खाद्य रसधानी बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? तो इमेजिन कर, एक है रसधानी जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, एक मैंने बोला खाद्य रसधानी जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल ना होकर क्या है? यूजफुल मटेरियल, खाद्य पदार्थ। एक मैंने बोला गैस रसधानी या गैस धानी। सोच, ऐसी रिक्तिका जिसके अंदर तूने गैस भर दी। अब तुमने आराम से सोचो, कहीं ना कहीं तुमने ऐसे पेड़ देखे होंगे, ऐसे पादप देखे होंगे जो पानी की सतह पर तैरते होते हैं, तैरते हैं ना। अब वो पानी की सतह पर अगर तैर रहे हैं तो उनके अंदर उत्प्लावकता है, बायोन्सी है। वो कैसे आ जाती है? क्योंकि उनकी कोशिका के अंदर क्या मिल रही है? सर, उत्प्लावकता मिल रही है। कैसे उत्प्लावकता मिल रही है? उनकी कुछ कोशिकाएं होती है, कौन सी? पैरेन्काइमा कोशिका होती है, उनको हम एरेन्काइमा बोलते हैं, जिनके अंदर क्या मिलती है? गैसीय धानी मिलती है, जिसके अंदर गैस भरी होती है। ऊपर से गया ना, वापस से सुन। मान ले मैं कमल का पेड़ और मेरे अंदर जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर फील करना, उस कोशिका के अंदर कौन सी कोशिका? पर्टिकुलरली याद रखना, पादपों के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है पैरेन्काइमा, जिसका मेजर काम होता है फूड का स्टोरेज, फूड का निर्माण, फूड का स्टोरेज, है ना।
अब ऐसी पैरेनकाइमा जिसके अंदर फूड स्टोरेज ना होकर हमने गैस का स्टोरेज कर दिया, गैस का स्टोरेज कहां पर किया, उसकी वैक्यूल के अंदर कर दिया, ऐसी वैक्यूल को हम बोलते हैं गैस वैक्यूल। अब गैस वैक्यूल यानी गैसीय धानी क्या प्रदान करेगी, उत्प्लावकता। उस उत्प्लावकता के कारण वो पुष्प या वो पादप जो है पानी के ऊपर तैरेगा, खत्म। इतनी सी बात थी। तो खाद्य पदार्थ भी भर सकते हैं, गैस भी भर सकते हैं। संकुचनशील रसधानी जो होती है वो संकुचन कर करके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती है। ये सारे थे बिंदु। ये देख गैस धानी भी बता रखी थी मैंने बच्चों को, गैस धानी, गैस वैक्यूल जिसके अंदर वायु भर देती। अब सोच यहां की गैस धानी और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो गैस धानी थी उसमें क्या फर्क था। यहां पर वैक्यूल और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो गैस धानी थी उसमें क्या फर्क था। याद कर, पार्ट 1 जब हुआ था बैकलॉग सीरीज का तो उसमें मैंने तुमको बताया था, और क्या बताया था कि यूकैरियोटिक कोशिका की जो गैस धानी होती है उसकी मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, जिसको हम ट्रू वैक्यूल बोलते हैं, जिसमें क्या मिल रही थी, लिपिड और प्रोटीन का आवरण होता है, जिसको हम ट्रू वैक्यूल बोलते हैं। याद रखना, ये यूकैरियोटिक कोशिका में मिल रही थी, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में गैस धानी तो थी, किसमें मिल रही थी, नील हरित शैवाल में। वो बैक्टीरिया जो जैसे पर्पल बैक्टीरिया, जैसे हरे बैक्टीरिया, जैसे नील हरित शैवाल, साइनो बैक्टीरिया जो पानी की सतह पर तैर रहे हैं, उनके अंदर उत्प्लावकता थी, हाँ थी, किसके कारण, गैस धानी। लेकिन इस गैस धानी के अंदर जो आवरण जो था वो लिपिड और प्रोटीन का नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका बना हुआ था बेटा जी, यहां पर प्रोटीन का आवरण था, लिपिड का नहीं था। यहां पर इसको हमने आभासी गैस धानी बोला था। क्या बोला था, आभासी गैस धानी बोला था। सो ये थी बेटा जी आपकी रसधानी। आई होप यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद ये हमारा अंतः झिल्ली का तंत्र समाप्त हुआ है। अंतः झिल्ली का तंत्र के बाद में अब हम पढ़ेंगे अगला जो कोशिकांग है, वो पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद पढ़ेंगे लवक, फिर उसके बाद बचे कुचे कोशिकांग वो भी करेंगे। तो इसके अभी 1-2 पार्ट और आ जाएंगे इसी बैकलॉग सीरीज के। तो मैं अब की बार आपको बता दूंगा जितने भी बच्चे हैं कि कब आएगा ये वाला पार्ट। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको ये बता देता हूं, अगला पार्ट जो होएगा वो आएगा, मैं आपको एडवांस में बता देता हूं कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ए ए ए ए ए ए ए ए। हाँ जी, अब आएगा आपका मंडे को जी। तो मंडे जो है सोमवार को, याद रखिएगा, सोमवार को 12 बजे अपन मिलेंगे और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें लवक और उसके आगे और जो कोशिकांग है वो कवर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कोशिकांग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मंडे को मिलेंगे अब। ठीक, ओके, ठीक है। और जब ये करा दूंगा तो फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दूंगा एक बार। ठीक है दोस्त, चलो तो फिर अब मिलते हैं मंडे को। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, पढ़ते रहो और जी मुस्कुराते रहो। गुड बाय।